नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर सब भाइयों का आने का इतनी बड़ी तादाद में। और तो इंशाल्लाह आज जिस तरह के अभी शुरू में थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हुई, मैं एक पेरेंटिंग का बड़ा डिटेल्ड फ्रेमवर्क प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये उसका इंट्रोडक्टरी सेशन है। मैं थोड़ा सा शुरू करने से पहले कह दूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त कम है, हमने इतना प्लान नहीं किया ज़्यादा और कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो आई अंडरस्टैंड इट माइट फील एट टाइम्स कि ज़रा ज़्यादा चीज़ें क्रैम हो रही हैं। आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएंगी, आप उसमें आप फिर उसको देख भी सकेंगे। लेकिन जो मेन मकसद है आज की इस डिस्कशन का, कुछ कुछ मेन मकासद है। उसमें सबसे पहला मेन मकसद ये है कि आप लोगों को इस चीज़ से अवेयर किया जाए कि जनरली पेरेंटिंग पे जब भी बात होती है तो इट्स मोस्टली बहुत कॉमन है कि इट्स अबाउट ट्रिक्स, टिप्स, ठीक है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस पेरेंट्स शेयर करते हैं। और ये जो वर्कशॉप है या प्रेजेंटेशन है, ट्रेनिंग है, जो भी इसको कहें, दिस इज़ नॉट अबाउट एक्चुअली अबाउट एनी टिप्स और ट्रिक्स, ऐसा नहीं है। रादर इट्स अ होल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क में और टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। और वो क्यों एक जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है और क्यों जो है ना उसको बनाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ये डिस्कशन, तो ये एक मेन मकसद है। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उस फ्रेमवर्क को प्रेजेंट करना कि वो एग्जैक्टली क्या है, ये आज की हमारी इस डिस्कशन का मकसद है। मेरा इंट्रोडक्शन है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, आप लोगों को पता है कि मैं तकरीबन सारे ही जानते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा तो मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की फील्ड से रिलेटेड हूँ। इसी में पढ़ाता भी हूँ, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। और आई हैव बीन अ यूनिवर्सिटी टीचर फॉर आई थिंक गुड 15-16 ईयर्स नाउ, शायद इससे ज़्यादा ही हो गए हैं। और इसके अलावा भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी टाइम बाहर गुजारा है। और ट्रेनिंग्स देने का काफ़ी ज़्यादा अब एक्सपीरियंस हो चुका है, ख़ासकर अब पिछले सालों में पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये काफ़ी होना चाहिए। तो सो दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर पेरेंटिंग वर्कशॉप जो मैं कह रहा था। तो यहाँ ही से बात शुरू। तो अब एक एक्टिविटी, अच्छा जितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिस्टेड है मैं कोई भी कराऊंगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को उसको अनाउंस कर दूंगा एटलीस्ट। तो एक एक्टिविटी ये हो सकती है कि आप लोगों के जहन में अदर देन टिप्स क्या हो सकता है पेरेंटिंग, मतलब व्हाट कुड बी अ पेरेंटिंग एडवाइस और अ पेरेंटिंग ट्रेनिंग और अ पेरेंटिंग फ्रेमवर्क अदर देन टिप्स। मतलब नॉर्मली यही होता है ना कि अच्छा कैसे करें, बच्चे के साथ कैसे डील करें, ये चीज़ कैसे करें, इस चीज़ का कैसे ख्याल रखें, उसके साथ बात किस तरीके से करनी है। दिस इज़ नॉर्मली व्हाट वी हियर। तो व्हाट एल्स कुड इट बी। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है कि देखें, एक चीज़ ये है कि जब टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती हैं तो टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो बहुत आर्बिट्रेरी होती हैं। वो एक ख़ास सिचुएशन, एक ख़ास बंदे और एक ख़ास सोच से निकली हुई होती हैं। इसके मुकाबले में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल्स नॉर्मली टाइमलेस होते हैं, ठीक है, और डायनामिक होते हैं, हर सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर जाते हैं। तो आप अगर सोचें तो एक बड़ा फ़र्क अच्छी पेरेंटिंग और बुरी पेरेंटिंग में ये है कि, या कमज़ोर पेरेंटिंग में, कि वो कमज़ोर पेरेंटिंग आर्बिट्ररी होती है। उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों करना है, बिकॉज़ आई सेड सो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग अ व्हाइल अगो अबाउट बारबी। अगर आप सोचें कि कोई पेरेंट अगर अपने बच्चों को बारबी डॉल लेके देता है और वो सारी उम्र बारबी से खेलती है, लेट्स से 13-14 साल की उम्र तक बारबी से खेलती है। एंड बाय द वे अगेन इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन बारबी इज एक्चुअली नॉट अ टिपिकल डॉल, इसलिए कि वो कोई बेबी नहीं है। डॉल्स नॉर्मली बेबीज होती हैं, अगर आप सोचें तो शी इज एन एडल्ट, वो 20 साल की लड़की है। अगर आप लेके देते हैं और वो खेलती है तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल कि उसके अंदर उसको मिमिक करने की ख्वाहिश पैदा होगी।
तो अगर आपने नॉर्मल डॉल लेके दी है तो जाहिर है कि वो चाहेगी कि उसके साथ उसको सुलाए, खिलाए, पिलाए, उसका ख्याल रखे, लेकिन ये तो एक बड़ी लड़की है, तो वो उसको एज अ रोल मॉडल देखेगी। और आपने ये कर दिया तो उसके बाद ये बड़ी ही गैर असूली सी बात होगी कि आप डॉल के लिए और एक ख़ास एज तक तो अपनी डॉल के लिए भी अपनी बेटियों को कपड़े ला के देते रहे, हील्स ला के देते रहे, मेकअप ला के देते रहे, और बेटी को भी। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज ऑल ऑफ अ सडन अब आप स्विच कर जाते हैं। तो ये वो आर्बिट्री वाली चीज़ जो है ना यहाँ पे, क्योंकि आपने कोई असूल ले डाउन नहीं किए, ठीक है। तो ये वो असूली, प्रिंसिपल्ड असूली और आर्बिट्री का फ़र्क। इसी तरीके से टिप्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, नॉर्मली किसी एक सिचुएशन के साथ डील करने के लिए होती हैं, फिर सिचुएशन चेंज होती है, इवॉल्व होती है, फिर आप कहते हैं मुझे कोई और टेक्निक लगानी पड़ेगी। एक फ्रेमवर्क जो है इसका मतलब ये है कि वो लॉन्ग टर्म पे उसका फोकस है। इसी तरीके से यही चीज़ थोड़े डिफरेंट अल्फाज में कि वो आपके लिए टेक्टिक्स हैं, ठीक है, कि आपने एक रोते बच्चे को इस टाइम पे चुप कैसे कराना है, दिस इज़ अ टिप। लेकिन एक बच्चा इस किस्म का बिहेवियर एग्जिबिट ही ना करे, क्यों जो है ना वो बार बार जिद करता है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या इसके लिए किया जा सकता है, तो ये असल में वो लॉन्ग टर्म और वो स्ट्रैटेजी वाली चीज़ है। इसी तरीके से एक जो है शैलो है, दूसरा इन डेप्थ है, और एक एडहॉक है, और दूसरा स्ट्रक्चर्ड है। तो एक ही अंदर आपने एक बड़ा ही स्ट्रक्चर इन प्लेस किया है, जिसके हम काफ़ी बात करेंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। वो स्ट्रक्चर घर के अंदर से लेके और आपकी उसके साथ डिस्कशंस तक हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है। और इसी तरह जो है ना ये एक जो है यानी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो बड़ी बेसिक होती हैं, लेकिन वो होलिस्टिकली प्रॉब्लम को नहीं डील कर रही होती हैं, तमाम जावियों को कंसिडर नहीं कर रही होती है। तो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन जब मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया तो ज़ाहिर है कि कुछ दोस्तों के साथ शेयर किया, डिस्कस किया। इट्स अगर अगर मैं इंसाफ करूं तो तकरीबन मुझे इसको डेवलप करने में 20 इयर्स लगे हैं। तो जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी 2003 में, उस वक्त मैंने डेवलप करना शुरू किया था, एक डॉक्यूमेंट बनाया था, चीज़ें लिखी थी, लेकिन फिर बीच में बहुत बड़े बड़े ब्रेक्स आए। अम, तो जब मैंने ये किया तो और इसका नाम रखा, तो ओरिजिनली इसका नाम माइंडफुल पेरेंटिंग था, लेकिन फिर उसको चेंज करके मैंने इन्फिनिट पेरेंटिंग किया। तो सबके जहन में ये सवाल आता है कि वाई दिस स्ट्रेंज नेम ना, पेरेंटिंग का इन्फिनिट के साथ क्या ताल्लुक है, और मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ कि बहुत गहरा ताल्लुक है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अम, जब हम इन्फिनिट की बात करते हैं तो इन्फिनिटनेस से आपके जहन में वैसे क्या आता है, या एक मुसलमान के लिए इन्फिनिटनेस में क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, या चार्म है? जी, आखिरत की हमेशा की जिंदगी, ठीक, फौरन जहन में आ जाती है। हाउ इज दैट रिलेटेड टू पेरेंटिंग? आखिरत की हमेशा की जिंदगी और पेरेंटिंग क्या रिलेशनशिप? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिन पेरेंट्स को ये रिलेशनशिप नजर आ गया और हर वक्त अपनी पेरेंटिंग में नजर आता रहा, याद रहा, उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पेरेंटिंग कर सकेंगे। वो उनके लिए मोटिवेशन का जो इशू है, जो भी नेक्स्ट उसमें आएगा, बस वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है वो क्या है, व्हाट इज़ द कनेक्शन। अच्छे काम जो है वो आपको आगे जाके आखिरत की जिंदगी में मिलते हैं। एक वाहिद ही एक ऐसा काम है जो औलाद अगर अच्छे काम करेगी तो पेरेंट्स को बहुत ज़बरदस्त। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया कि आप अपनी आखिरत जो है अपनी पेरेंटिंग के ज़रिए इंश्योर कर रहे हैं, और वो ऐसे कि मेरी लाइफ के साथ मेरी पेरेंटिंग के समरात और अजर ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि दे कैरी ऑन। ठीक, एक ही हो गया। और किड्स शुड बी एबल टू ऐसे डील्स कर सकेंगे, वो भी हमेशा आखिरत के लिए उनकी जिंदगी जो है एग्जैक्टली। और दूसरा जो बहुत बड़ा वो ये कि हम अपने बच्चों की आखिरत की हमें परवाह हो, यानी हम अपने बच्चों की, एंड आई थिंक यू वुड एग्री कि इस वक्त हम एज अ सोसाइटी इंतहाई ऑब्सेस्ड हैं अपने बच्चों की तालीम और अपने बच्चों की कैरियर्स के साथ, ऐसा ही है ना। और वो आखिरत वाला एलिमेंट जो है ना काफ़ी हद तक धुंधला हो जाता है। बस वो मतलब ये है कि एंड इट ऑफन टाइम्स इज हैपनिंग कि एट द एक्सपेंस ऑफ आखिरा हम उनकी दुनिया सजाने के चक्करों में, तो हम कहते हैं बेटा इस वक्त तुम जो है ना नमाज की, रोजे शोजे इसकी परवाह ना करो, तुम्हारा लेवल्स का, ओ लेवल का, ए लेवल का एग्जाम है, बस तुम इस पर फोकस करो, ये तुम बाद में कर लोगे, ये करने की जरूरत नहीं है, इस पर तुम टाइम ना जाए। ये इट्स गेटिंग वेरी कॉमन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सेशन। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट इन्फिनिटनेस का है, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये 3 साल से मैं एक ट्रेनिंग दे रहा हूं जिसका नाम है इन्फिनिट माइंडसेट, लेकिन उसको समझाने के लिए भी मैं बहुत सोच रहा था। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 30 मिनट्स अगर मैं जस्टिस करूं कि मैं ये बता सकूं कि व्हाट इज एन इन्फिनिट माइंडसेट।
लेकिन थोड़ा सा जहन में ऐसे रखें कि इन्फिनिट माइंडसेट ये चीज़ है, एक पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो ये चीज़ है कि आप मैट्रिक्स से फोकस हटा के, मैट्रिक्स को भूलते नहीं है, मैं बताऊंगा मैट्रिक्स से क्या मुराद है, आप मैट्रिक्स को भूलते नहीं है, लेकिन फोकस मैट्रिक्स से हटा के आप डाल देते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे। सो आई गिव यू क्विक एग्जांपल्स विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, और वो ये है कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से एक सवाल करता हूँ, हमारे यहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी यूनिवर्सिटी में एक बार कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और पूरी यूनिवर्सिटी का जो जो गेट से निकलने का और जो पूरे एक जगह थी वो सारी सफ़ेद हो गई। मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो गई। कैसे सफ़ेद हो गई? लोगों ने, आखिरी दिन था, अपनी सारी कापियां किताबें फाड़ के और यूं फेंक दी, और वो सारा जो है ना वो खुला वहां पे पड़ा हुआ था। तो व्हाट डज दैट शो? आर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन degrees and grades, or are they interested in learning? They're clearly interested in degrees and grades. ये वो गलत फोकस है जो कि हर चीज में है हमारा, एंड इस फोकस को अगर खत्म किया जाए या खत्म करना है तो वो दैट्स इन्फिनिट माइंडेडनेस, कि आप इन मैट्रिक्स से बिल्कुल इनको भूलते नहीं है, पस से पुष्ट भी नहीं डालते, लेकिन आपका फोकस या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बन जाती है, यानी लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे का फर्स्ट आना नहीं है, बच्चे का, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं और पेरेंट्स उनका होमवर्क कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे का होमवर्क पेरेंट्स कर रहे होते हैं, कहते हैं ये बड़ा मसला है, ये नहीं कर सकता भी, तो मैं भाई अगर वो नहीं कर सकता तो दिस शुड बी हाउ इट इज, जब तक वो नहीं कर सकता तो उसका होमवर्क नहीं होगा, इसकी क्या जरूरत है कि आप, तो होमवर्क तो नहीं है, अगर वो बहुत खराब करे, वो सिर्फ एक अल्फाबेट लिख ले आज और कल शायद वो 2 लिखेगा और पर अगले दिन 3 लिखेगा, दैट इज मच बेटर देन कि पहले ही दिन आप जो है उसके लिए कर रहे हैं। तो ये वो माइंडसेट है। तीसरी चीज इन्फिनिटनेस जो है वो हमें याद दिलाए अपॉर्चुनिटीज की। सो देयर इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि एक कोई चीज खत्म हो गई, एक कुछ मसला आ गया तो हम जो है ना बस समझे कि अब जो है दोबारा हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। फिर इसी तरीके से द इन्फिनिटनेस ऑफ रिवॉर्ड्स, यानी वही जो एक अजर अजीम, आपका एक सबके जारिया जो है, जो जारी रह सकता है, वो पता नहीं कब तक जारी रहेगा, कितना और हमारी मौत के बाद भी टाइम होगा, ये सब जारी रहेगा, तो उसको जहन में रखना, फोकस करना। और फिर इसी तरीके से इन्फिनिटनेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि कितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपने स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि जी बस नहीं मैंने ऐसे करना है, नहीं, बल्कि ये जहन में होना चाहिए कि देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ह्यूमंस, और आप अपने आप को उस तरीके से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और आखिर में इवन दी इन्फिनिटनेस ऑफ चैलेंजेस, तो चैलेंजेस भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये भी हमारे जहन में होना चाहिए, क्योंकि चैलेंज भी अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से हैं, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारा एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें हमारे बच्चों के हवाले से भी हो सकता है कि आजमाए और एक के बाद एक चैलेंज आए। तो ये वो इन्फिनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका नाम जो है ना रखा गया है इन्फिनिट पेरेंटिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, अब जाहिर बात है ये बेस्ड है 3 मेन चीज़ों के ऊपर, ये फ्रेमवर्क जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ज़ाहिर है it's full with और very strongly anchored in कुरान एंड सुन्ना, वो आपको अभी नज़र भी आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी एग्जॉस्टिव रिसर्च कुछ मैंने की है, कुछ मैंने पढ़ी है, कुछ उसके रेफरेंसेस भी हैं, डिटेल आर्टिकल्स में मैं बहुत रेफरेंसेस देता हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर, ज़ाहिर इतने नहीं दिए, लेकिन वो ह्यूमन बिहेवियर और आप कह लें साइकोलॉजी या तरबिया के हवाले से जो रिसर्च है। और आखिरी चीज़ जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है हर एक का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा क्योंकि 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे और फैमिली में, दोस्तों में बच्चों की जो काउंसलिंग की, उससे जो जो सीखा वो मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। और एक आखिरी यूनिक चीज़ मैंने जो यहाँ पे डालने की कोशिश की है, वो कुछ ईजी टू रिमेंबर एक्रोनिम्स हैं, कभी कभी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये कि फ़ायदा ये है कि कहीं पे अगर आपके पास लिखे हों और फिर आपको याद आ जाती हैं चीज़ें, तो इट मेक्स थिंग्स ईजियर। अच्छा, अब हम फ़ौरन ही आते हैं इस फ्रेमवर्क की तरह, और इसको एक नटशेल में प्रेज़ेंट करने की अगर मैं कोशिश करूँ, तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो व्हाई है, ठीक है? तो हम पहला जो सवाल है, अच्छा, अब ये फ्रेमवर्क जो है इस 6 पॉइंट्स के इर्द-गिर्द घूम रहा है। सो व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हू, व्हाट, ठीक? ये 6 पॉइंट्स हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 6 सवाल भी होते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है व्हाई बॉदर, ठीक है? तो यानी मुझे, और आप सबका ये एक सवाल होना भी चाहिए कि मुझे एज अ पेरेंट ज़रूरत क्या है किसी किसी ट्रेनिंग लेने की, और हमारे बाप दादा ने तो कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली और इसके ऊपर कभी कोई डिस्कशन नहीं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाई बॉदर।
दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ मच टू बॉदर, तो मुझे कितनी परेशानी की ज़रूरत है, लिमिट क्या है, मैं अपने आप को हलकान कर दूं, जब नतीजा मेरे मुताबिक ना जाए तो मैं जो है फिर क्या करूं, होपलेस हो जाऊं, मतलब सो व्हाट्स द लिमिट, ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। फिर तीसरा सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन टू स्टार्ट, कि मैं कब जो है ना पेरेंटिंग का की शुरुआत कहाँ से होती है, 10 साल के बच्चे से होती है, 15 साल के बच्चे से होती है, 5 साल के बच्चे से होती है, नौमौलूद से होती है, या बच्चे के पैदा होने से पहले होती है, ठीक। चौथा सवाल जो है वो है कि ये जो मैं पेरेंटिंग मैं करने जा रहा हूँ, तो इसका मैदान, ये किस अखाड़े में जो है ना मेनली पेरेंटिंग होनी है, तो उसका जवाब काफ़ी आसान है कि सारे घरों में होनी है, लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और फिर उसके बाद आखिरी दो जो हैं, दे आर एक्चुअली दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक मतलब जो सेकंड लास्ट है वो है कि हु, तो मतलब ये सब कुछ जो होना है, ये किस पर होना है या किस ने करना है। इट्स एक्चुअली नॉट द चाइल्ड, इट्स एक्चुअली यू। तो जो कुछ आपने करना है वो असल में अपने साथ करना है, तो वो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन हो। और आखिरी चीज़ जो है वो ये कि जब सब कुछ हो गया तो डिफाइन करने की ज़रूरत है कि हमारे पेरेंटिंग के ग्रेटर गोल्स हैं क्या, ठीक है। सो दिस इज़ रियली द वेरी डिटेल्ड और बहुत ही डेंस उसका आप कह लें कि मॉड्यूल है, और वो ये कि ग्रेटर गोल्स के हम अचीव क्या करना चाहते हैं अपनी पेरेंटिंग से। तो दीज आर द 6, और अब मैं इन 6 के साथ काफ़ी डिटेल में जाऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई वाई बॉदर अबाउट पेरेंटिंग, ज़रूरत क्या है पेरेंटिंग के साथ, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे, वैसे एक एक्टिविटी है लेकिन क्विकली आपसे सवाल पूछूं कि आपकी ज़िंदगी का जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट या डिसीजन अभी तक आपने किया है, अगर कोई बताना चाहे, लेट्स से इन डॉलर टर्म्स या रूपी टर्म्स या जैसे भी आप बताना चाहते हैं, तो वो मुझे एक दो तीन लोग अगर शेयर कर दें। बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं माशाल्लाह, वो जो है ना पोजीशन भी उन्होंने संभाल ली है, चौड़े भी हो गए, सीना निकाल लिए। जी सर, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आप जिसके जिम्मेदार। अच्छा जी, ओह सर, क्या तकरीबन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी तक आपने किया हो के, और उसका ज़ाहिर है आपने प्रेशर भी फील किया हो कि यार ये जो है ना खराब हो गया तो क्या बनेगा, और वो क्या मालियत थी उसकी, 80 करोड़ माशाल्लाह। सर इसको कोई टॉप कर सकता है? बहुत बहुत ऊपर उन्होंने। अच्छा ठीक है, चलें। इस सवाल पूछने की एक वजह थी, मैं इसकी तरफ फिर थोड़ी सी देर में आता हूं। देखें, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये जो वाई का कॉन्सेप्ट है ना, कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस पर बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन ये आपका, आप कह लें आपका जो पर्पज़ है उसकी क्लैरिटी यहाँ से आती है, ठीक है। बड़े क्लियरली पर्पज़ कि मैं क्यों, वजह क्या है करने की, इससे आपकी डायरेक्शन आपको पता लगती है कि अच्छा अगर ये रीज़न है तो फिर तो मैंने इस रास्ते पे चलना है, फिर तो मैं ये फलाने 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 रास्ते नहीं ले सकता। और इसी तरीके से जब जब आपको मुश्किलें आती हैं, तो वो वाई ही होता है जो कि आपको मोटिवेट करता है। तो अगर किसी का वाई क्लियर है तो उसके लिए पेरेंटिंग आसान हो जाएगी। यानी कुछ लोग, बहुत से लोग मेरे ख्याल में इस वाई की स्टेज पे दे जस्ट वॉक आउट, वो कहेंगे नहीं यार ये इसकी नहीं है ज़रूरत, वी डोंट रियली नीड दिस, ये मैनेजेबल है। आगे मैं कुछ चीज़ें भी बताऊंगा। तो इसलिए इट्स एक्चुअली द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो हो सकता है वो वाई है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। सो फॉर इंस्टेंस आप इस तरह सोचें कि मैंने एक सवाल यहाँ पे लिखा, वाई आर यू ए मुस्लिम? Isn't this really an extremely important question to know the answer? मुसलमान क्यों है? अगर हमसे कोई पूछे और हमारे पास इसका जवाब ना, और हम कुछ दोस्त तो बैठ के इस पे बड़ी डिटेल डिस्कशंस कर भी चुके हैं, पता ही नहीं है कि जी मैं क्यों मुसलमान हूँ, ठीक है। तो वजह क्या है? मैं इसलिए हूँ जी मेरे पेरेंट्स मुसलमान थे, मैं इसलिए हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया, मैं इसलिए हूँ कि कोई कोई हादसा हुआ और उसके नतीजे में, मैं इसलिए हूँ कि मुझे कोई पसंद आ गया था, मुसलमान था, तो मैंने कहा चलो मैं भी हो जाऊँ। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मतलब दीज आर नॉट द राइट आंसर्स एक्चुअली, एंड दीज आर आंसर्स जो कि बड़ी जल्दी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट ऑफ टाइम नहीं स्टैंड कर सकते नॉर्मली, ठीक है। तो दी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्लैरिटी हो कि हम क्यों इंटरेस्टेड हैं पेरेंटिंग सीखने में, और साथ ही हमारी पेरेंटिंग का असल मकसद क्या है। दिस, तो असल जो मकसद है पेरेंटिंग सीखने का, इसको सीरियस लेने का, वो कुरान की आयत है, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वकूदुहा अन्नासु वल हिजारा।
कि ओ ए ईमान वालो, ठीक है, अपने आप को और अपने औलादों को, अहलो अयाल को, बच्चों को, जो भी आप कहना चाहते हैं, ऑल दोज हु आर कनेक्टेड टू यू। अब बच्चों की बात हो रही है, फैमिलीज की बात हो रही है, उनको बचाओ उस आग से। और फिर बताया जा रहा है कि जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो दिस इज एक्चुअली द वाई ऑफ पेरेंटिंग, कि हमने इसको क्यों सीरियस लेना है। एंड नाउ लेट मी गेट बैक टू द क्वेश्चन। जो सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे हवाले किया है अभी तक, वो क्या है? हमारी औलाद है। असल में वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सक्सेस और देयर फेलियर, नॉट जस्ट इन दुनिया, वो फिर छोटा हो जाएगा बहुत, आखिरत में। मतलब हम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आगे चल के नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करूंगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक जाती है। लेकिन हमने अगर इनपुट गलत कर दी, विल बी अकाउंटेबल। चाहे वो जन्नती हो गया, चाहे वो जो है ना बेहतरीन उसने दीन और दुनिया की खिदमत की, लेकिन अगर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हवाले किया है। कितनी बार ऐसे हुए है कि जैसे कि 80 करोड़ के प्रोजेक्ट की वजह से नींद नहीं आती, कितनी बार ऐसे हुए कि इस प्रोजेक्ट के बोझ की वजह से यार इसका क्या बनेगा, कहीं कुछ जो है ना, और वो भी आखिरत वाला। दुनिया वाली फिक्र तो खाती रहती है कि इसका क्या बनेगा, इसको दाखिला मिलेगा या नहीं मेडिकल में, इसके एफएससी में कितने मार्क्स आएंगे, ये चीज़ तो होती है अक्सर आजकल अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसकी उसकी आखिरत की फिक्र, उसके कैरेक्टर की फिक्र, उसके ईमान की फिक्र, उसके अकीदे की फिक्र, ठीक है, उसके एक अच्छा बाप होने की फिक्र, एक अच्छा स्पाउस होने की फिक्र, यानी हमने जिस बच्चे को रेस किया क्या वो मैरिज मटेरियल है भी या नहीं। सबको शौक है अपने बच्चों की शादियां कराने का, लेकिन क्या ये हमने सोचा कि यार ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये मैरिज मटेरियल है क्या? इसके अंदर वो सारे वो सारे वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं, या कुछ क्वालिटीज मौजूद हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट टास्क या दैट पोजीशन, दैट टाइटल। हम तो कभी भी किसी बंदे को अपने अपनी किसी जॉब पे ना रखें अगर क्लियरली नजर आ रहा हो कि वो क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कहीं हम वो क्राइटेरिया चेंज तो नहीं कर देते। तो ये वो चीज़ है। फिर उसके बाद एक और मोटिवेशन जो कनेक्टेड है वो सदका जारिया वाली है, ठीक है। बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आपको ये होना चाहिए कि भाई मैं ये एक ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ दुनिया में मुझे नहीं 80 करोड़ देगा, बल्कि जो आखिरत में भी जो है ना वो हर रोज के हिसाब से अल्लाह करेगा कि कुछ जो भी करेंसी है, चाहे वो करोड़ों की है चाहे डॉलरों की है, कि वो आती रहेगी। तो ये दूसरी बड़ी मोटिवेशन है। तो पॉइंट ये है कि इन नटशल अगर आप देखें तो जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं इस दुनिया में, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दुनिया एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आखिरा, वो असल में अपने बच्चों के अंदर, अपने बाद अगर किसी में कर सकते हैं तो वो अपने बच्चों के अंदर है। तो दिस इज द वाई। अब साथ में फौरन क्योंकि जहन में आता है कि जी ठीक है बहुत जरूरी है सब कुछ, बट व्हाई डू वी नीड टू लर्न? क्या क्या ऐसी चीज हो गई? और हमने शुरू में डिस्कस भी किया यहाँ पे खाने के टाइम में, बात कर रहे थे कि जी हमारे पेरेंट्स को तो कभी शायद ख्याल भी नहीं आया कि पेरेंटिंग के बारे में भी कुछ सीखने की जरूरत है, और उससे पीछे वाली नस्ल को तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्या है। तो वो समझना जरूरी है कि डिफरेंस क्या है। हम डिस्कस भी कर रहे थे व्हाट इज द डिफरेंस। तो मैंने थोड़ा सा तो मैंने बताया कि जी जो चैलेंजेस है ना वो इंक्रीज हो गए हैं बहुत, यानी वो जमाने के चैलेंजेस और आज के चैलेंजेस में आसमान जमीन का थोड़ा भी नहीं, दे हैव बीन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, इतना ज्यादा फर्क है। और वो मैं अब आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। उसको उसके लिए एक जो मैंने वो बनाया एक्रोनिम बनाया वो एडिक्ट है, ठीक है। तो मतलब ये एक जमाना है जिसमें कि पीपल आर एडिक्टेड, ऐसे समझ लें। तो पहला जो है ना एडिक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एज, ये जमाने की बात हो रही है, ठीक है। जिस तरह स्टोन एज होती है ना, तो ये एज, तो ये जमाना जो है हमारे पेरेंट्स के ज़माने की मिसाल आप ऐसे लें कि उन्होंने हमें, हमारे पेरेंट्स ने हमें एक पानी में फेंका और कहा कि ये तैरना सीख जाएगा, और वाकई हम ज़्यादातर लोग तैरना सीख गए, ठीक है। हम अपने अराउंड देखते हैं तो ज़्यादातर बड़े मजबूत इंडिविजुअल्स हैं, ज़्यादातर को कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, तालीमें भी बस ठीक हो गई, सब कुछ, ज़्यादातर बड़ी बड़ी मेजॉरिटी, ठीक है। वाई Why is this same model not applicable on us? बड़ी क्लियर 3 रीजंस है। नंबर 1, उन्होंने जिस पानी में फेंका था वो एक छोटा सा तालाब था,
उसके अंदर डूबने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए कि हमारे एज बच्चे, एज टॉडलर्स भी हमारे पांव नीचे जमीन पे लग रहे थे। आज जिस पानी में हमने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है, वो अनफॉर्चुनेटली अपनी डेप्थ में एक ओशियन से ज्यादा है। उसके अंदर बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस, कि अगर उसको तैरना नहीं आता, इफ ही इज नॉट इक्विप्ड विद द राइट आइडियाज एंड द राइट अकीदा, तो बहुत ही कम है। इट्स वेरी मिनिमल। नंबर वन फर्क। नंबर दो, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क, वो हमारे जमाने का जो पानी था वो आज के पानी के मुकाबले में शफाफ था बिल्कुल। और शफाफ होने की वजह से ना उसमें कोई टॉक्सिसिटी थी, जो मैं भी बयान करूंगा, और उसमें क्लैरिटी थी। तो दूर से भी पेरेंट्स को नजर आ सकता था कि ये बच्चे का अगर सर ऊपर है तो नीचे ये हाथ पैर मार रहा है, डूबने वाला है या नहीं, बाकायदा तौर पे ये तैर रहा है, ठीक तरीके से खड़ा है। ये उनको नजर आ रहा था उस पानी के, दे कुड सी थ्रू इट। हमें इस पानी, इस माहौल की जो आलूदगी है, ये अफकार की जो आलूदगी है, मफाहीम की जो अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स, LGBTQ, फेमिनिज्म, ठीक है, जिस लेवल के ऊपर इस टाइम पे जमहूरियत, नेशनलिज्म, बहुत से अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स, जितना पेनिट्रेशन इस टाइम पे और एक्सेप्टेबिलिटी रिबा, सूद की बनाई जा रही है और इस किस्म की चीजें, दिस वाज अनहर्ड ऑफ एट दैट टाइम। उस टाइम पे तो ये चीजें बिल्कुल नहीं थी। और इसी तरीके से हम उस टाइम पे जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स थे इस्लाम के, उनसे जितनी मोहब्बत थी लोगों को, हया जितना था लोगों के अंदर, रिस्पेक्ट जितनी थी, आज अनफॉर्चुनेटली इट्स टोटली चेंज्ड। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, उस वक्त उस पानी में और जो लोग साथ में तैर रहे थे, वो सबसे हमारे पेरेंट्स ये उम्मीद लगा सकते थे कि दे हैव ए वॉचफुल आई ऑन माय चाइल्ड, यानी अगर बच्चा मेरा डूबने लगेगा, कोई गलत हरकत करेगा, कुछ होगा तो ये उसको पकड़ लेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आज हम कर सकते हैं ये रिलाय सोसाइटी पे, अपने हमसायों पे? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज फॉर यू पीपल, लेकिन मैं कहता हूं कि आज के ज़माने में तो आपके सगे रिश्तेदार भी, शायद बहन भाई खाला चाचू मामू, वो आपके बच्चों के बारे में आपको आके कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो आके कहें तो शायद आप उनके साथ लड़ने लग जाएं। और इसी तरीके से आप उनके बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आप सबसे ज्यादा जो डरते हैं कोई कमेंट पास करते हुए, वो आप अपने क्लोज रिलेटिव्स के बच्चों के बारे में डरते हैं। वो बहुत डर डर के आप पूछते हैं कि ये इस तरह करने लग गए है, आपको पता है ये हो रहा है वो हो रहा है, और आगे से शायद जवाब मिलेगा, तुम्हारा क्या काम है भाई, अपने पैसों पे कर रहा है, आप इस तरह कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिसिटी वाली चीज है, मैंने अगेन यहाँ पे एक एक्टिविटी रखी है, वो ये कि थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है कि क्या टॉक्सिसिटी। तो मैंने वैसे तो कुछ चीजें बता दी, कुछ अफकार बता दिए, लेकिन हाउ आर दे अफेक्टिंग, एंड आई गो बैक, क्योंकि मैंने उस पर बड़ा डिटेल अभी काम किया। तो हाउ मेनी पीपल कैन थिंक ऑफ द टॉक्सिसिटी समथिंग एज seemingly innocent as a Barbie doll carries? मैं नहीं सोच सकता था। जब मैंने लिखा तो जितनी चीज़ें सामने आई, मैं आधी भी नहीं सोच सकता था। तो अगर आप भी नहीं सोच सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट अवेयर, एंड इफ वी आर नॉट अवेयर तो इसका मतलब है कि हम थाली में रख के अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। सो वी नीड टू बी अवेयर, अगेन दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें वो टॉक्सिसिटी जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर है, इट्स आवर जॉब कि हमें वो नजर आए, ठीक। तो ये ए पहला हो गया। फिर पहला डी इज डिस्कनेक्ट। देखें, पुराने जमाने में हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही अच्छे और मजबूत लेवल पे कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से वो उनसे विजडम ड्रॉ कर रहे थे। इस टाइम पे हम या नेक्स्ट जनरेशन अपने पेरेंट्स से उस तरह कनेक्टेड नहीं रही, फॉर टू रीजंस। हम तो मसरूफ हुए ही हुए इस मोबाइल की लानत के अंदर, लेकिन हम में से अक्सर के पेरेंट्स भी जो है ना बहुत मसरूफ हो गए हैं। उनकी भी जो है अपना एक जिंदगी का रूटीन है, सारा कुछ है, जिसकी वजह से दे डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू और इवन योर किड्स, और उनकी वो तरबियत करना और उनको किस्से कहानियां सुनाना, ये सब कुछ इट हैज बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट फॉर देम एज वेल, क्योंकि ये एक डिस्कनेक्ट आ गया, ठीक है। तो और इसी तरीके से सोसाइटी भी एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी से एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में तब्दील हो गई है, जिसका मतलब ये है कि इट्स वेरी एक्सेप्टेबल कि मैं कहूँ जी मेरा टाइम, मेरा कमरा, मेरी जगह, ठीक है, मी टाइम, ये सारी चीज़ें वेरी एक्सेप्टेबल। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है ना,
चीज़ें बहुत कलेक्टिव थी। इसका मतलब है कि बच्चों की भी एक कलेक्टिव ओनरशिप थी। ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये तुम्हारा बच्चा, ये तुम्हारा मसला है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर तीसरा, इसमें जिस चीज़ ने मज़ीद कंट्रीब्यूट किया वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। मतलब इस डिस्कनेक्ट की एक बहुत बड़ी वजह डिस्ट्रैक्शंस हैं, और जिसमें ये स्क्रीन टाइम वगैरह आ गया जिसका जिक्र हुआ, लेकिन साथ में एक इंफॉर्मेशन डिलूज भी है। और वो ये है कि बस आप वाकई आप सुबह उठते हैं, आप फील नहीं करते कि एक समंदर है इंफॉर्मेशन का जिसको संभालना मुश्किल है। यानी मैसेजेस पे मैसेजेस, व्हाट्सएप के भी पता नहीं 50 बन चुके होते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म के मेल में जाते हैं तो उधर हैं, फिर अखबार भी कोई एक देख, मतलब इट्स रियली अनलिमिटेड। और अफसोस की बात यह है कि दोज थिंग्स डोमिनेट योर माइंड एंड योर एजेंडा। यानी आपका अपना कोई एजेंडा फिर नहीं रह जाता, वो जो वहां पे हो रहा है, जो इस वक्त पॉपुलर डिस्कशन बन चुकी है, आप भी उसमें खिंचे चले जा रहे हैं और उसके साथ ही आप जो है ना उसी में कंज्यूम हो रहे हैं आप। तो दैट्स अनदर पॉइंट। फिर उसके बाद इन्वॉल्वमेंट। आपका क्या ख्याल है, इन्वॉल्वमेंट की क्वालिटी गिर गई है या बेहतर हुई है? सो द क्वालिटी ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट विद देयर चिल्ड्रन विद टाइम कैसी है? इस टाइम पे हम जब अपने बच्चों के साथ मौजूद भी होते हैं, और खासकर वालदैन वालदाओं के लिए अगर मैं ये बात कहूँ, तो वालदा मौजूद हैं, पहले वालदा मौजूद होती थी तो वो बस दिल जान से मौजूद होती, कोई और चीज उनको नहीं नजर आ रही थी, बस वो फोकस, या कोई घर का अगर काम चल रहा है तो वो है, जिसमें बच्चे को भी उन्होंने साथ इन्वॉल्व किया होता था। अक्सर हम सब बच्चे जो है ना उस टाइम पे वालदाओं के साथ चोर्स में इन्वॉल्व होते थे, और नहीं तो वो पूरे तरीके से मुतवज्जा है। आज आप देख लें, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाता है, वो ये कि उनको अपने माँ बाप से जो प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर तवज्जो है, वो नहीं मिलती। वो क्वालिटी टाइम नहीं है। यानी अगर इवन उन्होंने उनके साथ बैठ के वक्त गुजार भी लिए, इवन अगर आप अपने बच्चे के साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपका आधा दिमाग जो है ना मोबाइल में है, आधा दिमाग आपका इस वक्त किसी मीटिंग में है, आधा दिमाग किसी प्रोजेक्ट में है, आधा किसी चीज़ के बजट बनाने के अंदर है, तो यू आर एक्चुअली नॉट प्रेजेंट देयर। तो ये अगेन एक रियलिटी है, जिसके लिए अगर सोच समझ के हमने ना प्लानिंग की तो हम इसका सद्देबाब नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद एक और रियलिटी है, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। तो बड़ी क्लियरली हमारे मुल्कों की भी अब डेमोग्राफिक्स फाइनली चेंज होगी। वेस्टर्न यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से बहुत क्लियरली खवातीन का जॉब करना एक्सक्यूज मी, और सब कुछ बहुत एक्सेप्टेबल तो छोड़ें, बहुत पुश होने लग गया था, और उन्होंने अब तकरीबन जो है ना बराबर बराबर की एम्प्लॉयमेंट अचीव कर ली है मर्दों की और औरतों की। लेकिन अब हमारी तरफ भी ये चीज़ आ चुकी है। इट्स वेरी कॉमन कि हर दूसरे घर में, और शहरों में अगर आप देखें तो तकरीबन हर घर में वर्किंग वुमेन है, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं कि आपकी बस फैमिली के अंदर सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे हैं, बड़ों का कोई अमल दखल नहीं है, उनको कहीं पीछे छोड़ा हुआ है, या वो गाँव के अंदर हैं या अपने आबाई उसमें है। और इसी तरीके से एक बड़ा ही इस सब की वजह से एक कन्वर्जिंग रोल आता जा रहा है, बनता जा रहा है माओं का और बापों का, कि माँ जो है वो बहुत सारे बाप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रही है अक्सर जगह पे, और वजूहात की बिना पे भी, डिवोर्स की वजह से, सिंगल पेरेंट्स की वजह से। तो ये भी बड़ा कॉमन होता जा रहा है। दिस इज ऑल्सो ए रियलिटी जो कि हमारे टाइम पे बहुत कम सुनने को मिलती थी, अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। और आखिरी चीज़, वो खास कर बापों का, या अगर मदर्स भी वर्किंग है तो उनका जो टाइम एट होम है, कि वो कितना टाइम घर पे मौजूद होते हैं। तो मैं मज़े की बात, यहाँ पे एक स्टेटिस्टिक है जो कि बताती है कि पाकिस्तान जो है वो 8वां हाईएस्ट वर्किंग आवर्स वाला मुल्क है, जो कि करीबन 50 घंटे पर वीक बनते हैं। और इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो जो सबसे कम है वो सिर्फ 34 घंटे पर वीक बनते हैं, जो कि यूरोप का एक मुल्क डेनमार्क है। ये स्टेटिस्टिक्स हैं। तो 8वां, यानी कि हम टॉप 10 में लाए करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमारा वर्क वीक कितना लंबा है हमसे। और ये भी ये नया कॉर्पोरेट कल्चर, और आप जानते होंगे आपकी फैमिलीज में भी होंगे लोग जो बैंकिंग शैंकिंग के सेक्टर में है, इट्स वेरी कॉमन नाउ कि वो बेचारे कहीं 10 बजे 11 बजे रात को फारग होकर घर आते हैं। ये भी हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में ये चीज़ नहीं थी, बस ऑफिस आवर्स होते थे। और चीज, और फिर आप साथ में डाल दें ये बात कि जब घर आ भी जाते हैं तो घर आने के घंटे दो बाद तक, तो बल्कि सोते तक जो है ना किसी न किसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली कनेक्टेड रहते हैं दफ्तर के साथ और सब। तो ये जो सारी चीजें इन्होंने इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग बनाया है, जिसकी वजह से अगर एक मजबूत फ्रेमवर्क नहीं होगा घर के अंदर तो फिर पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब अगर नहीं होगा फ्रेमवर्क,
और ये चैलेंजेस भी मौजूद हैं, तो फिर मैं कहता हूं कि क्या होगा, आपके ये तकरीबन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पॉयलर्स हैं। ये 8 वो चीजें हैं जो कि आपकी पेरेंटिंग के अंदर फिर होंगी, इसमें से 1 2 4 या सारी, और वो बच्चों को सब की सब स्पॉइल करने के काम आती है। वो स्पॉयलर्स क्या हैं, थोड़ा सा ये समझ लें, और उसके बाद फिर हम जो है ना रिलेटिवली फास्टली गो थ्रू करेंगे बाकी के फ्रेमवर्क से। तो वो स्पॉयलर्स, सबसे पहला सस्पिशन। सस्पिशन से क्या मुराद है, अपने बच्चों के ऊपर शक करना। ठीक है, अब ये जो शक वाली चीज है, अगेन कंटेंट मैंने बताया बहुत है, तो मैंने यहां पे लिखा कि होना ये चाहिए कि एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में क्या गुमान रखे, अच्छा गुमान रखे। यानी मैंने यहां पे लिखा कि आप दूसरे को सेंट समझें, इससे पहले कि आपको पता लगे कि उसने कुछ किया है, सेंट है बस, वो सही है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। और सेंट से क्या मुराद अब यहां बन रही है, तो सबसे पहली चीज कि आप उसके इखलास, उसकी सिंसियरिटी पे शक ना करें। अच्छा, मैं इसकी मिसाल एक दूंगा, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही डिस्कशन और डिबेट के बाद चुने गए हैं। फिर आप उसकी एबिलिटीज पे, करंट एंड फ्यूचर, शक ना करें। ठीक है, मतलब करंट एबिलिटीज पे भी आप, अब करंट एबिलिटीज पे अगर आपके पास कोई रीजन है शक करने का, तो एक अलग बात है, आपको पता है कि ये बंदा, खासकर बच्चा, ये काम नहीं कर सकता, फिर ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रीजन नहीं है, या आप फ्यूचर एबिलिटी के, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, आपको पता नहीं है, तुम तो ये नहीं कर सकते, ये दूसरी चीज हो गई, शक वाली चीज। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि आप उसकी नीयत पे शक ना करें। तुम ये करना चाहते ही नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ, तुम ये करना चाहते हैं, तुम्हारी नीयत ही ठीक नहीं थी, ये तीसरी चीज। और चौथी चीज कि आप उसकी फितरत, उसकी नेचर पे शक ना करें, जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटीज के अंदर। हम कहते हैं यार ये जो है ना, ये बड़ी खराब फितरत का है, ये है ही ऐसा। ठीक है, लेबल कर देते हैं। ये लेबल्स तकरीबन, कोई मुझे तो लगता है कि 2 साल से लगना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जरा सा कुछ करता है तो ये लेबल है, ये तो अब ऐसे हो गया, तो ऐसे करने लग गया, ये ऐसे, ये तो हम बहुत, ये 4 चीजें। अब एक सवाल जो जहन में आता है वो ये आता है, मुझे पता है कि सिंसियरिटी में और इंटेंशन में क्या फर्क है, तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सिंसियरिटी से मुराद, इंटेंशन आसान है, पहले तो इंटेंशन से मुराद ये है कि कोई बंदा कोई काम कर रहा है, तो आप उस पर ये इल्जाम लगाएं कि उसने आउट ऑफ इवलनेस ये काम खराब किया। ठीक, तो मतलब उसने जानबूझ के, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसने ग्लास पकड़ा हुआ था और ग्लास टूटता है, और आप कहते हैं तुमने जानबूझ के फेंका। ठीक है, एक ये चीज है। और दूसरे की सिंसियरिटी पे शक करने से मुराद ये है कि आप कह रहे हैं कि इसने इनफ एफर्ट जितनी रिक्वायर्ड थी, वो इसने डाली नहीं है। तो नियत पे आप उसकी शक स्टिल नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि नहीं, नियत ये करना, जैसे एग्जाम में फेल हो गया, एक तरफ आपने कहा तुमने जानबूझ के फेल किया, दूसरा आप कह रहे हैं कि नहीं, तुम सिंसियर नहीं थे पढ़ाई के साथ, तो तुमने जितनी एफर्ट रिक्वायर्ड थी, तुमने वो नहीं डाली। ये दो अलग अलग चीजें। ठीक है, तो ये जो शक की बीमारी है, अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो एक बहुत कॉमन चीज हमारी सोसाइटी में। अच्छा, कुछ गलतियां मैंने भाई अपने पेरेंटिंग में नहीं की, तो मैं जो है ना, जब भी पेरेंटिंग पे बात करता हूं, तो जो गलतियां मैंने नहीं की उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। बाकी मैंने तकरीबन सब कुछ गलत किया, गलत करके सीखा। एक चीज जो मैंने नहीं की, और इसके लिए गवाह मेरे पास बहुत सारे हैं, सारे बच्चे होपफुली, तो वो ये है कि मैंने बच्चों की ये शक वाली चीज नहीं की, बिलखसूस नमाज के मामले में। तो एक बच्चा है जो कि आपको कहता है, आप कहते हैं बेटा नमाज, पहले तो ये बच्चों के नहीं पूछना चाहिए कि नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इसमें देयर इज अननेसेसरीली एक चांस के हो गया कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ। तो आप बच्चे को कहते हैं कि भाई बेटा नमाज पढ़ लो। अब आपने जब कहा कि नमाज पढ़ लो, और उसने कहा कि जी मैं पढ़ चुका हूँ, इस स्टेटमेंट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है अगर आप इसको चैलेंज करें। और आजकल तो ये होता है, खुद आपने देखा होगा कि माएँ बच्चे को ये तक कहती हैं, वो कहता है मेरा वजू है, कहती नहीं तुम्हारा वजू नहीं। ठीक है, जाओ जाके दोबारा करके आओ वजू। अननेसेसरी। इवन अगर आपको यकीन भी है ना, तो मैं ये समझता हूं, और खासतौर पर अगर बच्चा छोटा है भी, उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, तो डोंट डू दिस, लेट इट गो एंड थिंक कि उसने ये झूठ क्यों बोला, उसने ये बात क्यों की, वर्क ऑन दैट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कैच हिम। बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, बहुत ही गलत चीज है। ठीक, तो ये वो शक वाली बात आ गई। सेकंड चीज, पैम्परिंग, बच्चों का लाड उठाना।
इट्स वेरी कॉमन। तो अगर आप अगेन किसी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है तो आपकी पेरेंटिंग के अंदर ये वाला स्पॉइलर भी होगा और आप स्पॉइल करेंगे। और पैम्परिंग से बच्चों को बहुत स्पॉइल किया जाता है। और पैम्परिंग भी 3 किस्म की होती है, तो मैंने यहाँ पे UFO लिखा हुआ है। पहली चीज़ ये है कि अपने बच्चों को अनड्यू फेवर देना। सो फॉर इंस्टेंस, मैंने शुरू में एक मिसाल दी, आप बच्चे का होमवर्क कर रहे हैं, ये अनड्यू फेवर है। अगर आप बच्चों के काम करेंगे, वो चीज़ें करेंगे जो कि बच्चों के लिए आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो आप जो है ना, बल्कि हाँ, तो मतलब एक ये चीज़ हो गई। ये असल में ओवर फैसिलिटेशन में आता है। ओवर फैसिलिटेशन में आ गया कि आपने बच्चे को अनड्यू उसके लिए एक्स्ट्रा माइल गए और जो काम उसको खुद करना चाहिए था आपने उसके लिए वो किया। फिर अनड्यू फेवरिंग क्या है कि आप बायस्ड हैं अपने बच्चे के मामले में। झगड़ा हुआ बच्चे का और आपने बिल्कुल रूल आउट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बच्चे की गलती हो, ये हो ही नहीं सकता। इट्स वेरी वेरी डेंजरस अगेन, वेरी कॉमन दीज डेज। ठीक है, नहीं मेरा बच्चा ऐसा करता ही नहीं, मैं वो करता ही नहीं। ठीक है, ये अनड्यू फेवर हो गया। और तीसरी चीज़ फुलफिलिंग डिमांड्स, और वो ये कि वो फरमाइश रखता है आपके सामने। वो एक फैसिलिटेशन में तो आप खुद से कर रहे थे, यहाँ पे वो फरमाइश रखते हैं और आप पूरी करते हैं। फरमाइश रखते हैं, आपको ना कहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और उसको ना सुनने की आदत नहीं है। और ये ना सुनने की आदत न होना सच ए बिग प्रॉब्लम दीज डेज। ठीक है, खासतौर पे ये शादी वादी के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ना सुनने की आदत नहीं है तो बड़े मसाइल बनते हैं इसकी वजह से। तो अगेन ये पैम्परिंग होगी। तीसरी चीज़ जो स्पॉइलर है वो ये ऑनलाइन का जितना कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत खिलाफ हूँ। बड़ी डिटेल मैंने इस पर चीज़ें लिखी भी हुई हैं, शेयर भी कर दूंगा, लेकिन वी हैव टू डिले इट। आपने अपने बच्चों का ऑनलाइन जाना, आपने अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम, आपने अपने बच्चों को स्क्रीन देना, आपने अपने बच्चों को एक ऐसी स्क्रीन देना जो उसके नाम पे इशू हुई है, जितना डिले कर सकते हैं करें, जितना डिले कर सकते हैं। अब ये आपके अंदर है, आपके और आपकी बीवी की अंडरस्टैंडिंग है, आपके स्पाउस की अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद फिर बाकी माहौल की है कि आप कितना कर सकते हैं। सो इट्स नॉट ईजी, लेकिन आप, ये भी जुल्म है जो बच्चे नज़र आते हैं इस वक्त डिवाइसेस के साथ घंटों घंटों खेलते हुए, जो 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं कि अगर आपने डिवाइस देना ही है तो फिर वो डिवाइस कैसा हो, तो डिवाइस प्रेफरेबली बड़ा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अ कंप्यूटर इज़ बेटर देन अ लैपटॉप, बिकॉज़ अ कंप्यूटर इज़ फिक्स्ड। लैपटॉप को तो लेके बेड में भी घुस के इस्तेमाल किया जा सकता है, तार भी लगाने की ज़रूरत है, इट्स नॉट गुड। फिर इसी तरीके, और मैं आपको कह रहा हूँ, आपको शक करने की, इज़हार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रक्चर इन प्लेस करना है कि भई ये ऐसा है ही नहीं। वी डोंट बिलीव इन प्राइवेसी। मैं बहुत ज़्यादा ये बातें करता हूँ, आगे भी आएगी। वी डोंट बिलीव इन प्राइवेसी। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है शर्म का, हया का, महरम का, वो कुछ और है। प्राइवेसी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। जो प्राइवेसी है वो पर्दे की चीज़ है। उसमें ये नहीं है कि ये मेरा मोबाइल है, इसमें मैंने कोड लगाया हुआ है, इसमें आप नहीं देख सकते। और हम हमें ऐसी किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते। ये मेरा कमरा है, प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इसको बाद में इंशाल्लाह सवाल जवाब में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी इज एक्सट्रीमली डेंजरस। ऐसी कोई चीज़ हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपने, तो मोबाइल से बेहतर लैपटॉप, लैपटॉप से बेहतर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से बेहतर टेलीविजन। ठीक है, बीच चौराहे में पड़ा हुआ है, लगा लें इसके साथ जो लगाना है। आप जो चीज़ देखनी है आप इसके ऊपर देखें। लेकिन आपको भी पता है जिन जिन के बच्चे बड़े हो चुके हैं, ट्रेंड किया है, बच्चा कहता है जी मैंने खुद अपने अपनी मूवी मैंने अकेले देखनी है, अपने डिवाइस पे देखनी है, मैंने अपने हेडफोन्स लगाने हैं। आपका क्या काम है कि आप इसको सुने? और आपने अगर प्रॉपर ये चीज़ें सोच ली अच्छे टाइम पे, तो आपने अगर इनको ले आए कलेक्टिव के ऊपर, तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। चौथी चीज़ इंटिमिडेशन। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स जो हैं वो डर का और गुस्से का और ऑलमोस्ट अब्यूज का इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी बात मनवा सकें, एंड दैट्स नॉट ए गुड टेक्निक। खासतौर पे इसलिए नहीं कि ये बहुत हो तो चलेगी 14-15 साल तक। 14-15 साल के बाद जो है ना, एक टाइम आएगा जब रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी, और फिर तकरीबन 18-19 के बाद एक टाइम आएगा कि बस फिर उसने तो, उसके पास अपना इख्तियार आ चुका होगा। तो फिर आप अपनी, और बाहर जो है, अगर बाहर बच्चे हैं, आप बाहर रहते हैं, तो तकरीबन कोई 10-12 साल में, क्योंकि स्टेट की वो लाइन मौजूद है, हेल्पलाइन मौजूद है, तो अगर आपने उससे कुछ मनवाना है जो कि वो नहीं मानना चाहता, तो इंटिमिडेशन डजंट वर्क। तो ये एज ए स्ट्रैटेजी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, जो हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया, बल्कि कुछ और चीज़ें हैं जो कि करने की ज़रूरत है। लैंग्वेज, लैंग्वेज पे 2 पॉइंट्स हैं। एक मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, बहुत से घरों के अंदर इस टाइम पे माँ बाप के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर है। दे टॉक, अब ये बात मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ, दे टॉक इन इंग्लिश विद देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हैं।
ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसके नुकसान का अहाता करना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। लेकिन मैं आपको एक सिंपल अगर बात बता दूं, मैंने ये खुद भी ऑब्जर्व किया है, बहुत से फैमिलीज में ऑब्जर्व किया है, और इसके ऊपर लिटरेचर भी मौजूद है कि देखें, हम लोगों की जनरली अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, और हमारी ख़वातीन की हमसे भी ख़राब है, इसलिए कि उनका एक्सपोजर कम है यूजुअली। अगर वो जॉब नहीं करती हैं और अगर वो इतनी नहीं पढ़ी लिखी और इतनी बाहर नहीं की, तो हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। अच्छा, हम में से जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी भी है, जिन लोगों को अंग्रेज़ी अच्छी बोलनी आती है और वो कर लेते हैं, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ ख़ास कैटेगरी के वर्ड्स आते हैं जो कि बिज़नेस इंग्लिश है, लेकिन हमें वो इमोशनल इंग्लिश, वो वर्ड्स नहीं आते जो कि एक डीप कनेक्शन किसी के साथ बनाने के लिए होता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जनरली हमारी आवाम को ये नहीं पता कि खफा हो गए को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नहीं पता किसी को। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, वाई आर यू सैड फ्रॉम मी, हालांकि सैड होना उदास होने को कहते हैं। किसी का आपसे खफा हो जाना, रुस जाना इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो हमें ये इंट्रिकेसीज हमें ज़बान में एक्सप्रेस करनी आती नहीं है। तो जब हमें नहीं आती हैं, तो आप जब ये ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तो उसका बॉन्ड आपके साथ भी नहीं बनेगा और उन सब लोगों के साथ नहीं बनेगा जो कि उर्दू पे डिपेंडेंट है, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल। उसमें उसके दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे घर के मुलाजिम, बहुत सारे हमसाए, एक बहुत बड़ा नंबर आ गया। और ये आपने किया क्यों? मोस्ट लाइकली आपने आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटी ऑफ रिस्क किया। क्या आपको लगता है कि यार अगर ये अंग्रेजी बोल लेगा ना तो इसको मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे और नौकरी भी थोड़ी अच्छी मिल जाएगी और पैसे थोड़े ज्यादा कमाने लग जाएगा। हालांकि इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। तो मतलब ये नहीं करना। तो एक चीज मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत एम्फोसाइज करना है इस चीज के ऊपर। और दूसरी चीज जो है वो है कि यहाँ पे मैंने किताब का नाम दिया है, इट्स बुक बाय डेविड मार्के, जिसका नाम टाइटल ही लीडरशिप इज लैंग्वेज है। बेसिकली दूसरी चीज है कि आप कैसी लैंग्वेज घर में इस्तेमाल करते हैं। आपके अल्फाज जो हैं वो आपके बच्चों के लिए निश्तर हैं, चाकू हैं, तलवारें हैं, क्लाशनकोफ है, या वो कोई उनके लिए इंकरेजमेंट का सामान है। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैंग्वेज के ऊपर जो है ना दूसरा जो फोकस है वो ये है। तो अगर आप अगर ये माइंडलेस किस्म की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो फिर आप परवाह नहीं करेंगे इस पर और आपके मुंह में जो आएगा आप बोलते जाएंगे। हालांकि अल्फाज की बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप वैल्यू है। तो इफ़ यू रियली थिंक दैट यू आर इन लीडरशिप पोजिशन ओवर योर चिल्ड्रन, तो आपको फिर अपने अल्फाज को बड़े ख्याल से सिलेक्ट करना। फिर इसके बाद एजुकेशन से यहाँ पे मुराद ये है, एजुकेशन स्पॉइलर कैसे है? एनी आइडिया व्हाई आई से कि एजुकेशन इज अ स्पॉइलर? अनबिलीवेबल। यानी बहुत से पेरेंट्स के लिए ये काबिल कबूल है कि उनका बच्चा जो है ना जहनी मरीज बन जाए, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है कि उसके ग्रेड्स जो है ख़राब आ जाए। ठीक है, दे रियली डोंट केयर कि इसके साथ बाकी क्या होता है, लेकिन ग्रेड्स तुमने ले गए। उनके लिए कबूल है कि बच्चा मेडिकली अनफिट हो, उनके लिए काबिल कबूल है कि बच्चा जो है ना दीन को प्रायोरिटाइज ना करे, उनके लिए काबिल कबूल है कि बच्चा अपनी दादा दादी, नाना नानी, किसी का ख्याल ना रखे, बस किसी तरीके से बेटा तुम ग्रेड्स ला के दिखा दो। ये कैसी, मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट आप ये अचीव करना चाह रहे हैं? तो इतना पागलपन क्यों? फिर इसी तरीके से स्कूलों के कुछ और मसाइल भी हैं। अगेन दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। सेकेंड लास्ट पॉइंट है रिवॉर्ड्स का। ये जो रिवॉर्ड बेस्ड पेरेंटिंग है ना, जो कि अगेन जब हम माइंडलेस करते हैं तो बहुत कॉमन हो जाती है कि बेटा ये काम कर लो तो ये दूंगा, ऐसे कर लोगे तो ये करूंगा, ऐसे कर लोगे तो ये मिलेगा। बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। और मैं पर्सनली जब मुझे ये बात समझ में आई तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है और आप सबके जहन में भी आएगा कि यार अल्लाह सुब्हाना ताला भी तो हमें रिवॉर्ड से मोटिवेट करते हैं, तो फिर इसमें इतनी बुराई क्या है? तो एनीवन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट? ऑफ कोर्स एक बात तो ये कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला है, लेकिन देयर इज अनदर डिफरेंस एज वेल कि उनकी हमें चीज़ों से मोटिवेट करना कि तुम्हें ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, और हमारा किसी को मोटिवेट करना कि तुम ये करोगे तो तुम्हें आईफोन या साइकिल मिलेगी, इसमें क्या फ़र्क है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जो कि समझना जरूरी है। तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहां डिफरेंस क्या है? मतलब मैंने कहा ना, अल्लाह सुब्हाना ताला जब ऐसा कर रहे हैं तो आपके जहन में आ सकता है और आपसे कोई पूछ भी सकता है कि भाई इसमें इतनी क्या बुराई है? अल्लाह ताला भी तो हमें रिवॉर्ड के नाउजुबिल्ला लालच में हमसे काम करवाते हैं। ठीक है, तो व्हाट्स द डिफरेंस?
मालिक है, आपके पास आज रिवॉर्ड हैं, कल नहीं होंगे। मे बी दैट्स अ वैलिड डिफरेंस, लेकिन मैं कुछ और रिवॉर्ड हो तो साथ सजा है, रिवॉर्ड हो आप सजा भी दें, फिर जवाब ये होगा करें, सजा भी आपके पास इख्तियार है। इमीडिएट है ना वो, ये जो है रिवॉर्ड, ये इमीडिएट आप रिवॉर्ड का देते हैं। दिस इज वेरी क्लोज टू व्हाट आई वांट टू से। अल्लाह सुब्हाना ताला के रिवॉर्ड्स सारे ईमान से कनेक्टेड हैं। तो सिर्फ उसके लिए रिवॉर्ड है जो कि जिसका ईमान है, और जितना बड़ा रिवॉर्ड है उसके लिए आपको इतना बड़ा ईमान चाहिए इस बात को बिलीव करने के लिए कि वो है। तो एक्चुअली ईमान है, रिवॉर्ड क्या है? ईमान। ईमान, आप पॉइंट समझ रहे हैं? यहां पे ऐसा नहीं है। यानी बेसिकली समझाने के लिए, अल्लाह का रिवॉर्ड जन्नत का प्लॉट है, इंसानों का रिवॉर्ड डीएचए या बहरिया का प्लॉट है। तो कितने लोग हैं जो कि बहरिया का प्लॉट सब्सटीट्यूट करने के लिए तैयार होंगे जन्नत के प्लॉट के साथ? कम ही लोग होंगे ना, मुश्किल से मिलेंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अल्लाह का रिवॉर्ड और इंसानों का रिवॉर्ड। ठीक है, तो वो ईमान के साथ कनेक्टेड है। तो यानी वो एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि वो निशानदेही कर रही है इस बात की कि इस बंदे का ईमान है। तो जिसका ईमान होगा वो करेगा। तो मतलब ये 1-to-1 कंपैरिजन ड्रॉ करना बिल्कुल गलत है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला भी हमें रिवॉर्ड से मोटिवेट करता है। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू ताला जब हमें रिवॉर्ड से मोटिवेट करता है, उस रिवॉर्ड में यकीन लाने के लिए जिस ईमान की जरूरत है, असल चीज वो ईमान है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस एक चीज है और आप उसको दे रहे हैं। तो दैट्स वेरी डेंजरस। और जैसा उन्होंने बताया कि फिर होता यही है कि बच्चा जो है ना वो सही काम गलत रीजंस के लिए करता है, एंड वी डोंट वांट दैट। हम चाहते हैं कि बच्चा सही काम सही रीजंस के लिए करे। इन्नमल अमालु बिन्नियात है, हम नहीं नियत में वो करना चाहते। तो यस, आप इनकरेजमेंट करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं डालते। मैं अक्सर कहता हूं, अपनी मिसेस को कहा हुआ है कि घर में जब भी बच्चे नफली रोजे रखें, उनको बताया नहीं हुआ, लेकिन आपने जो है ना उसमें कुछ ना कुछ फिर बाजार से मंगवा लेना। मतलब उनको जो है ना एक पॉजिटिव सी फीलिंग आए, पता हो कि हाँ यार, जब भी कोई नफली रोजा रखें तो आप जो है ना ये चीज करें। लेकिन ये नहीं आपने बच्चों को कहना बेटा रोजा रखो, मैं फिर तुम्हें जो है ना मैकडॉनल्ड्स लेके जाऊंगा। नहीं, ये नहीं करने की जरूरत, ये दिस इज नॉट गुड। ठीक। और आखिरी चीज इसमें स्पॉयलर्स में जो आखिरी है, मैंने उसको यहाँ पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल लिखा। देखें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज के ज़माने में ये जो ड्रेस है ना, जिसमें ड्रेस से क्या है जी, डाइट है, रूटीन है, एक्सरसाइज है, सनशाइन और स्लीप है, ये 5 चीज़ें जितनी मेस्ड अप हैं तकरीबन हर घर में। शायद फौजियों के घरों में थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन अदरवाइज इट्स सो, बच्चे बड़े होते जाएंगे और रातें उनकी लंबी होती जा रही हैं, सुबह उनकी देर से हो रही है, खाना पीना जो है ना वो घर के खाने से हट के फूड पैंडा पे जाते जा रहे हैं, नींद उनकी रात वाली कम, दिन वाली ज्यादा होती जा रही है, धूप में वो निकलते नहीं है, ठीक है, विटामिन डी की कमी, एक्सरसाइज बिल्कुल निकलती जा रही है। लड़कों की फिर भी कुछ एक्सरसाइज हो जाती है, लड़कियों का क्या होगा? मतलब कि जरूरी तो उनके लिए भी बराबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर अगेन हम प्रॉपर तरीके से पेरेंटिंग को प्लान नहीं करेंगे तो ये चीजें हमसे ये सारी चीजें, या सारी एटलीस्ट कुछ इसमें से खराब होंगी। आई थिंक मैनी ऑफ यू वुड एग्री के 2-2, 3-3, 4-4 हमारी पेरेंटिंग के अंदर अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पॉइंट 2। तो पहला पॉइंट हो गया वाई, अब हम आते हैं दूसरा हाउ मच। सो हाउ मच, कितना, यानी सवाल ये है कि आपने कितना अपनी पेरेंटिंग को अपने आप पे सवार करना है, या कितना अपनी पेरेंटिंग के नताइज के लिए अपने आप को ब्लेम करना है। तो आपने नहीं करना। अपनी पेरेंटिंग के नताइज के लिए अगर आपने सोच समझ के वो कर रहे हैं या वो करना शुरू कर दिया आज से, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। क्योंकि नताइज ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इवन इन द कुरान जहां पे बेस्ट पेरेंट को वर्स्ट औलाद और वर्स्ट पेरेंट को बेस्ट औलाद मिली। तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी भी हुई है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो तो आइडल्स बनाने वाले थे, बुत बनाने वाले थे, और वो बुत चिकन थे, ठीक है। इसी तरीके से हजरत याकूब के 16 दफा उनका जिक्र है कुरान में, और उनके तमाम के तमाम बेटे एक्सेप्ट फॉर हजरत यूसुफ ट्रांसग्रेस करने वालों में से थे। नहीं, उन्होंने जो है ना हक की बात मानी, हक का साथ दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली भी हमारे सामने है, और उनका कितना टाइम लगा और उन्होंने क्या उसके नतीजे में अचीव किया। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल अपने चचा के लिए, अपने मोस्ट बिलव्ड चचा के लिए जिन्होंने कितना उनका ख्याल रखा, ठीक है, वो हमारे सामने है।
तो मेरे ख्याल में जो चीज़ यहाँ पे अगेन समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी तरफ से इनपुट डालते हैं और उसके बाद फिर हम अल्लाह सुब्हानहू ताला पे तवक्कल करते हैं, हम अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई एक और चीज़ है तो वो दुआ की है कि आप जो है ना साथ में दुआ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं और आप एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू ताला से कनेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल एक है कि अगर किसी को अपनी लिमिट्स नहीं पता, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, व्हाई डू यू नीड टू नो योर लिमिट्स? अगर किसी को लिमिट्स क्लियर नहीं है तो क्या होगा? होपलेसनेस होगी, ठीक है, डिप्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, अजीब अजीब बीमारियां, और फिर उसके बाद एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी और कभी अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं और कभी स्पाउस को कर रहे हैं और कभी बच्चों, तो इट्स वेरी डेंजरस। तो ये दूसरा पॉइंट है जो कि पेरेंटिंग के शुरू में ही बस क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं जो है ना अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ करूंगा, नताइज अल्लाह ताला के हाथ में है। और इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी के बच्चे आपकी तमाम तर गलतियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हक पर हैं, ठीक है, आप बाहर रहे, सारी उम्र बाहर गुजारी, दीन की परवाह नहीं की, एक रोज़ा नहीं रखा, एक नमाज नहीं पढ़ी, और बच्चे माशाल्लाह से जो है ना वो बिल्कुल दीन पे चल रहे हैं और दावा कैरियर्स बने हुए हैं, तो इसमें खुश नहीं हुआ जा सकता। अनफॉर्चुनेटली अगेन अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके साथ वो हिसाब करेगा जो कि आपकी एफर्ट्स थी उसके मुताबिक होगा। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, यानी ये उसका एक फ्लिप साइड है जो कि जहन में रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट जो है ना, व्हेन डज पेरेंटिंग स्टार्ट? तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार ये निकाल लो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं इसको जब तुम डालोगे तो सारे जो बैठे होंगे ना वो सोचेंगे कि यार इसका मतलब है कि हमें दोबारा शादी करने की ज़रूरत है और दोबारा से स्टार्ट लेना है। तो मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूं कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये बात जो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने या तो शादी नहीं की है या बिल्कुल अभी स्टार्ट में। तो देखें, समझाने का मकसद ये, लुक एट द इम्पोर्टेंस विच इस्लाम हैज़ प्लेस्ड ऑन पेरेंटिंग, कि आपको कहा जा रहा है कि इट स्टार्ट्स विथ स्पाउस सिलेक्शन। यानी आप जब स्पाउस सिलेक्ट कर रहे हैं, शौहर बीवी या बीवी शौहर को सिलेक्ट कर रही है, तो उस वक्त आपके जहन में चल रहा होना चाहिए कि ये मेरे बच्चों के लिए कैसी माँ या कैसा बाप बन सकता है। दैट्स एक्चुअली व्हाट इट मीन्स। तो अब जिन्होंने नहीं किया, ठीक है, वो गुजारा करें। तो रसूल अल्लाह की हदीस है और बड़ा क्लियरली उसमें यही है कि जो 4 रीज़न्स हैं जिसके लिए एक खातून से शादी की जाती है, वो 4 रीज़न्स बताए हैं, जिसके अंदर उसका पैसा है, उसकी उसकी लीनिएज है, ज़ात वगैरह, सोशल स्टैंडिंग कह लें, उसकी खूबसूरती और फिर उसका दीन है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की कि दीन के लिए यानी प्रायोरिटाइज़ करना है, फोकस करना है आपने उसके दीन के ऊपर। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के पास एक शख्स आया और उसने कंप्लेन की अपने बेटे के हवाले से। तो हज़रत उमर ने उनके बेटे को बुलाया और उनसे बात की। तो उनके बेटे ने एक बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। उन्होंने हज़रत उमर को कहा कि यार ये बताएं कि बच्चे के भी कोई हकूक़ हैं पेरेंट के खिलाफ या पेरेंट के अगेंस्ट, कुछ कुछ वो हैं या नहीं? तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ जी हैं। और उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें हैं और वो 3 उन्होंने बयान की। एक, कि वो अपने बच्चे के लिए सही माँ चूज़ करे, दूसरा कि वो उसका अच्छा नाम रखे, और तीसरा कि वो उसको कुरान सिखाए, यानी कुरान में से सिखाए, ठीक है, व्हाटएवर इज़ पॉसिबल। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे बाप ने मेरे लिए जो माँ चूज़ की वो मजूसी है, इज़ नॉट इवन परमिटेड। तो वो मजूसी माँ चूज़ की। फिर उसके बाद कहते हैं मेरा नाम मेरे बाप ने जुलालान रखा। जुलालान ये जो तस्वीर में बनाया हुआ है ना, ये डंग बीटल को कहते हैं, एक ख़ास किस्म का ये कीड़ा है जो कि गोबर शोबर पे बैठता है, तो उसका नाम ये रखा हुआ है। और तीसरा कहते हैं कि मुझे बाप ने जो है ना कुरान में से कुछ भी नहीं सिखाया, सो मतलब एब्सोल्युटली नथिंग। तो हज़रत उमर ज़ाहिर है कि बहुत इस पे गुस्से हुए और उसके बाप को जो है ना उन्होंने बहुत रिप्रिमांड किया, नसीहत की, गुस्सा किया, सब कुछ। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सारी चीज़ समझें। और इसी तरीके से इवन इन द मोस्ट इंटीमेट ऑफ टाइम्स मियाँ बीवी के बीच में हमें जो है ना यही कहा गया कि आपने इस बात को याद करना है, आपने अल्लाह सुब्हाना ताला को याद करना है, आपने शैतान से पनाह मांगनी है और आपने फिर उम्मीद करनी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इसके नतीजे में आपको जो औलाद देगा वो शैतान के वसवसे से और सब पाक होगी। तो यहाँ पे अगेन एक छोटी सी एक्टिविटी या सवाल बनता है कि हमारे यहाँ मैरिज की जो प्रिपरेशन है वो कैसी होती है? उसमें मतलब इस सारी डिस्कशन से रिलेटेड, और मतलब व्हाट डू वी डू? उल्टा दे मेरे साथ। अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कि दिस इज़ नॉट अ क्राइटेरिया एट ऑल।
और जो क्राइटेरिया उस टाइम पे हो रहे होते हैं, जो जो चीज़ों का जो फिक्र लगी होती है, ठीक है, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स रियली अनबिलीवेबल। मतलब बिल्कुल उसको ख़त्म करने के लिए लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि जी ये जो पेरेंटिंग है ये आपने कहाँ करनी है। तो मैंने कहा कि जी ये तो घर है ज़ाहिर है, तो मैंने इसको कहा होम इज़ द रेस्क्यूअर, यानी जो रेस्क्यू करेगा आपको, बिल्कुल जो आपका फॉल बैक ऑप्शन है वो ये कि आपने अगर घर के मामलात सीधे कर दिए तो आप आगे बहुत सी गलतियां भी करें तो ये आपको रेस्क्यू करे। वो कैसे? तो घर में रेस्क्यूअर जो मैं कह रहा हूँ वो क्या चीज़ें हैं? तो घर के अंदर आपने एक कंप्लीट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। वो एनवायरनमेंट क्या है? तो पहली चीज़ आर से है रिसोर्सेज। तो घर में एज अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज और प्लेइंग रिसोर्सेज मौजूद होनी चाहिए, एंड दिस रियली हेल्प्स। मेरी 2 साल की बच्ची है और वो शदीद शौक से अपने लेगोस से खेलती है, बड़े मोटे मोटे जो लेगोस हैं। हर रोज तकरीबन अपनी तमाम किताबें गो थ्रू करती है, एक एक के पास जाके बैठ के कि जी मुझे ये वाली किताब, मुझे ये, और सारा कुछ। और इसी तरीके से उसके ऊपर वो मतलब बड़े एतराज़ात भी करती है। तो एक किताब है जिसके अंदर बच्चे बने हुए हैं जो कि दिखा रहे हैं कि नहा रहे हैं, चड्डियाँ शड्डियाँ पहनी है, नहा रहे हैं ना ऊपर से वैसा। तो जो वो तस्वीर आती है कहती है थेम थेम, शेम शेम ना, थेम थेम। तो अब आखिर में उसको हमें फिर कपड़े पहनाने पड़े, ठीक है, क्योंकि बस वो जो है ना इस पर फंस जाती थी, कहती है तो थेम थेम है, ठीक। तो इट रियली हेल्प्स। तो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज, बुक्स होनी चाहिए, और भी कोई एजुकेशनल टॉयज, जैसा मैंने कहा ये लेगो वगैरह, ये सारी चीज़ें, पजल्स होने चाहिए, और भी। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी, आपका जो घर का एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है, एक सेफ्टी का एलिमेंट, ठीक है, कि कोई अपने आप को दुखा ना सके, कहीं से गिर ना सके। जैसे अब्दुल्ला भाई ने सीढ़ियों में मज़े की रस्सी लगाई हुई है ना, इस किस्म की सारी चीज़ें, ये बड़ी ज़रूरत है सोचने की, ताकि ऐसा हादसा ना हो। मेरी बेटी अभी जो छोटी वाली है, वो जब से अपनी वो बीमार हुई थी तो कॉट उससे छूट गई, तो कॉट से अब वो जब बेड पे आई है तो 2 दफ़ा वो बेड से गिर चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करें, कॉट में वापस डालते हैं, उसकी आदत नहीं बन रही है, बेड से गिरने का बड़ा सीरियस मसला है कि बच्चा जो है ना गिर जाता है। वो तो चलो कालीन शालीन है, लेकिन ये कि गलत साइड पे गिर जाए, कुछ हो जाए, तो वी हैव टू। फिर इसी तरीके से स्पेशियस होना चाहिए, मतलब जिस हद तक हो सके अपीलिंग होना चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट कि आप उसमें कोई भी कलर्स, जैसे एकदम मेरे जहन में आ गया कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो है ना वो कलरफुल उनका सारा सेटअप बनाया हुआ है। तो उनकी अलमारियां जो है ना, हर एक की अलग अलग रंग की अलमारी है, बाथरूम में भी वो सारे कलर्स प्रेजेंट हैं, उनका अपना डेस्क वो पूरा एक थीम सा किया हुआ है, जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर देम। क्रिएटिव, तो मतलब ऐसी चीज़ें मौजूद हों जिससे कि क्रिएटिविटी उनकी किसी तरीके से स्पार्क हो। धूप बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, अगेन वहाँ पे भी बात हुई थी विटामिन डी की। धूप जो है ना, घर का सनी होना, धूप का रुख होना, ये सब कुछ दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। लाइट की मौजूदगी, यानी इनफ ब्राइटनेस होना, इनफ, ख़ासतौर पे जब शाम भी हो तो इनफ लाइट हो, आंखों पे लोड ना पड़े। वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे बाहर वगैरह के मुल्कों में जब सब सारी हीटिंग लगी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने सोचना है कि ये कैसे हो। फिर इसी तरीके से देयर नीड्स टू बी सम स्ट्रक्चर इन प्लेस। अच्छा, घर के अंदर स्ट्रक्चर से, एक मिसाल यहाँ पे मैंने दी हुई है, टीवी इज सेंट्रल, और सवाल पूछा हुआ है, मैं इसको ऐसे ऐसे बताता हूँ कि देखें, हमारे ज़माने में अगर हमारे माँ बाप से पूछा जाता कि जी सबसे बड़ी खराफात में से कौन सी आप जो है ना ख़त्म करना चाहेंगे इनकी लाइफ से, तो वो क्या कहते? वो कहते टीवी। आज अगर आप किसी पेरेंट से जिसके बच्चे 15 प्लस हैं पूछें, तो कहेगा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं वापस लाना चाहता हूँ, तो वो क्या है? वो कहेगा वापस के आ जाए घर के अंदर, वो कहेगा टीवी। क्यों? टीवी सेंट्रल पड़ा होता है, सारे देख सकते हैं, सारे सुन सकते हैं, सबकी मर्जी का कंटेंट होता है, ठीक है। इट्स हैज बिकम सच ए पॉजिटिव थिंग इन व्यू ऑफ के जो और ऑप्शंस हैं, जो कि इतने ज्यादा पर्सनल और इंडिविजुअलाइज्ड और सीक्रेटिव, और ये पासवर्ड और ये हेडफोन, और आपको कुछ पता ही नहीं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है कि आपने किस तरीके से, तो अब मैं आपको कह रहा था कि घर में कंप्यूटर्स होने चाहिए इंस्टेड ऑफ लैपटॉप्स या मोबाइल्स। अगर बच्चों ने 2 घंटे होमवर्क करना भी है तो फिर आपने उसकी लोकेशन भी बनानी है, और आपने उसकी लोकेशन कैसी बनानी है? ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसके एग्जैक्ट उलट होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर यहाँ पड़ा है
स्क्रीन पूरे लाउंज में, पूरे घर को नजर आ रही है कि स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है, और बच्चे की आपकी तरफ कमर है। यू हैव टू प्लान दीज थिंग्स, ठीक है। और इसी तरीके से रूटीन्स, घर के अंदर स्ट्रक्चर होने का एक और मतलब ये है कि आपका एक रूटीन मौजूद है, सुबह उठने का, सोने का, मस्जिद जाने का, चोर्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, किसने कपड़े में मदद करनी है, कपड़े धोने में, किसने बर्तन रखने में, किसने बर्तन उठाने में, किसने बर्तन धोने में, ऑल ऑफ दिस थिंग, एक स्ट्रक्चर इन प्लेस होना इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से बच्चों के साथ ख़ास तौर पे ख़ास एज के बाद कोलैबोरेट करना, उनको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, कि उनको भी लगे कि अच्छा ये मसाइल चल रहे हैं, ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, ये घर बनाने से, घर किराए पे लेने से रिलेटेड सिचुएशन है, ये गाड़ी की सिचुएशन है। यू नीड टू गेट देम इन्वॉल्व, और आप इसकी प्रैक्टिस पहले से शुरू कर दें। मतलब अभी वो इस काबिल भी नहीं है कि मशवरा दे, तो आप उसको बेशक बिठाएं और उससे पूछें, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये भी हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है। फिर इसी तरीके से एक चीज़ है यूनिटी। घर के अंदर यूनिटी का मतलब असल में क्या है? असल में इसका मतलब ये है कि कॉमन पर्पस, कॉमन वैल्यूज़, कॉमन गोल्स। मतलब वाकई आप लोग एक फैमिली तब होते हैं, अदरवाइज तो आप जो है ना एक साथ रहने वाले एक हॉस्टल के मकीन हैं, या इट्स नॉट रियली अ होम। होम तो तब है कि आपकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर एक ओपिनियन हो, एक सोच हो, जिसको मैं वैल्यूज कह रहा हूँ, गोल्स कह रहा हूँ, पर्पस कह रहा हूँ। और ये भी अनफॉर्चुनेटली लेटर जितना होता जाए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन में डेवलप हो चुका है, तो ये आप शुरू में ही कर सकते हैं। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एंटरटेनमेंट के बगैर नहीं हो सकता। घर के अंदर एंटरटेनमेंट का सामान बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके हाथ में, ख़ास तौर पे जितना शुरू में आप करेंगे कि वो कौन सी एंटरटेनमेंट होगी, तो आपने देखना है कि कैसी चीज़ें लाएं जो कि उनको इंटेलेक्चुअली भी स्टिमुलेट करें। ऐसी गेम्स हों, ऐसी स्पोर्ट्स हों, फिर ऐसी कन्वर्सेशंस हों उनके साथ, ऐसे पजल्स हों, और भी कोई एजुकेशनल गेम्स हों, फिर करंट इवेंट्स को, जब भी कोई चीज़ होती है उसको वो करना। मेरा इंशाल्लाह इरादा ये है कि जो मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ, तो मेरा एक इंशाल्लाह इरादा है कि मैं कोई भी इवेंट जो रेलेवेंट होता है दुनिया में, जिसको कि बच्चों से डिस्कस करने में फ़ायदा है और उसमें लर्निंग है, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई पोस्ट और कोई वीडियो बनाया करूँगा कि इसको आप ऐसे डिस्कस करें अपने बच्चों के साथ, ठीक है, ताकि उससे मतलब फ़ायदे, जैसे अगेन बारबी वाली बात, तो ये बारबी की डिस्कशन बेटियों के साथ बहुत बहुत ज़रूरी है, स्पाउसेस के साथ, बेटियों के साथ बहुत ज़रूरी है कि की जाए, कि अच्छा व्हाई व्हाट, ताकि थोड़ी सी सोच बने, उनको भी थोड़ा सा, दे वोंट नेसेसरीली एग्री, ठीक है, इमोशंस आपको कहीं और लेके जाते हैं, लेकिन आपने ये काम हल्के हल्के करना है। और फिर रीडिंग कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एज़ मुस्लिम्स हमारे लिए तो, हमने तो मतलब दिन में कुछ कुरान अगर नहीं पढ़ा और ये एक मौजूद नहीं है तो बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इवन अदर देन दैट, सीरा को पढ़ना और बुक रीडिंग करना। जी सर, ये एंटरटेनमेंट और कल्चर दोनों पे ये सवाल था कि स्ट्रगलिंग फॉर कंटेंट, मैं पर्सनली, मेरी बेगम, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर गुड गुड इस्लामिक कंटेंट, खासतौर पर बच्चों के लिए नहीं है ऑप्शन। रईकुल मखतूम आप पढ़ाएं वो बोर हो जाते हैं, या वो क्या, मतलब ऐसी क्या चीज़ है उसके मुकाबले में जो वेस्टर्न कंटेंट है, जो कार्टून्स हैं, बाकी चीज़, दैट इज फार मोर एंगेजिंग एंड फार मोर पावरफुल अनफॉर्चुनेटली। तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस आपके ज़हन में हों? अच्छा, ऑप्शंस तो हैं, लेकिन अभी इस वक्त मतलब वो लिस्ट देना और वो सारा कुछ, मैं इस पे थोड़े से ना एक डिफरेंट एंगल से बात करूंगा। एक तो मैं ये कहूँगा कि देखें, इशू बहुत ज़्यादा है टेस्ट डेवलप हो जाने का। आप जो है ना, जैसे जैसे ये जो बाहर का खाना होता है ना, जिसको फास्ट फूड भी कहते हैं, जंक फूड भी कहते हैं, ये इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ये हाइपर पेलेटेबल है। हाइपर पेलेटेबल का मतलब ये है कि इसमें नमक, चीनी और फैट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आपकी ना ज़बान को, टेस्ट बड्स को बिल्कुल काबू कर लेता है। सो वंस यू गेट यूज्ड टू दिस, तो आपको घर का खाना जो अच्छा नहीं लगता, इट्स वेरी नॉर्मल। इसी तरीके से ये जो वेस्टर्न कंटेंट है, बारबी मूवी देखने के बाद, मैंने देखी नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि, या डिज्नी की मूवीज देखने के बाद एक बच्चे को फिर हमारा जो कंटेंट है वो बनी है पता नहीं 200 मिलियन के बजट से, ये बनी है पता नहीं 2 लाख रुपए, वो डॉलर्स हैं, ये रुपए के बजट से, तो वो मुकाबला नहीं उसका हो सकता। उसके जो साउंड इफेक्ट्स हैं, उसके अंदर जो पता नहीं और विजुअल इफेक्ट्स हैं, वो सारा कुछ है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगेन, जितना हो सके ना, उस कंटेंट से
दूर रखना है इनको जितने ज़्यादा टाइम के लिए हो सके, ताकि वो टेस्ट ना डेवलप हो। और यकीन करें, अगर हम डिज्नी की बात करें तो डिज्नी में 17 कैरेक्टर्स LGBTQ हैं डिज्नी में, और टोटल टीवी के कैरेक्टर्स में 259 LGBTQ हैं बच्चों के। कार्टून, टोटल कार्टून कैरेक्टर्स में 259 कैरेक्टर्स जो हैं LGBTQ हैं। तो असल में दूरी रखें तो बहुत अच्छा है। मतलब फिर वो मान जाते हैं, सॉरी इंटरप्ट किया आपको, कि किड्स गो टू स्कूल, तो वहाँ से भी आता है कि उन्होंने देख लिया है, हम नहीं देख सकते, ये हो गया। सो आपका पॉइंट वेरी वैलिड है कि मतलब कंटेंट भी क्यों नहीं है, फिर किड्स कम होम फ्रॉम मीटिंग देयर फ्रेंड्स और सो उनका एक होता है एक्सपेक्टेशन होती है यार बाकी लोगों ने देख लिया, सो व्हाई कांट वी। सो उसको मैनेज करना। फिर एक आपका जो पॉइंट है कि वी कांट एज पेरेंट्स, हम बिल्कुल वो स्टिक लेके खड़े नहीं हो सकते कि यार बिल्कुल नहीं है, तलवार है मेरे हाथ में, खबरदार जो है। सो वी हैव टू एक बैलेंस में आना पड़ता है, देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैंने कहा ना, अल्टरनेट कंटेंट बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, और है भी बहुत सारा, मतलब बहुत सारा एग्जिस्ट भी करता है, और उसकी क्वालिटी शायद उस लेवल की नहीं है। लेकिन मैं स्टिल ये कहूँगा कि असूली सी बात यह है कि जितना डिले कर सकें उतना फ़ायदा है, जितना ज़्यादा उसको डिले कर सकें। और दूसरी बात यह है, हमारे बच्चे स्टैंड आउट होंगे, डेफिनेटली स्टैंड आउट होंगे। बैटरी का इशू आ रहा है? जी, लो बात है। अच्छा, सॉरी, सर कर रहे हैं। ठीक है, तो बस बंद हो जाएगा कुछ देर में। अच्छा, तो स्टैंड आउट जो है ना हमारे बच्चे होंगे, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कि आज के ज़माने में अगर कोई वो अफकार कैरी करता है जो दीन की सही अफकार हैं, और वो एक्शंस करता है जो दीन के सही मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल सी एक मिसाल दूँ, छोटी सी मिसाल, कि मैंने भी रिसेंटली अपने बेटे से पूछा कि सर्दियों में जो है ना ज़ोहर की नमाज स्कूल में आ जाती है, मतलब ज़ोहर 2:40 पे लट से ख़त्म हो जाती है, और 2:40 पे तकरीबन वो स्कूल से निकल रहे होते हैं या घर पहुंचते हैं तो 2:40 से ऊपर हो जाए। तो मैंने उससे पूछा कि कितने बच्चे हैं जो कि वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, कितने होंगे पूरे स्कूल में जो एक जगह से बनाई हुई? जी, मतलब वो कहता है कि यूजुअली मैं होता हूँ, मेरा भाई होता है, और कोई नहीं होता। तो मतलब आप स्टैंड आउट तो कर रहे हैं। तो अब आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, आप जो है ना वजू कर रहे हैं, आप जाने नमाज का मांग रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, और अगला भी जो है ना वो शक्ल, मतलब बिल्कुल यूरोप वाला हिसाब हो गया है। ठीक है, हैरानी की बात है। लेकिन इसी तरीके से आपकी बेटी जो है जब कवर करना शुरू करेगी 12-13 साल की उम्र में, ठीक है, तो बल्कि 8-9 साल की उम्र में आप उसको मोस्ट लाइकली कोशिश करेंगे इससे पहले कि वो हेड स्कार्फ पहनना शुरू कर दे, तो शी मोस्ट लाइकली बी स्टैंडिंग आउट इन द सोसाइटी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो जिलबाब पहनेगी तो 12-13-14 साल की उम्र में पहनेगी तो शी विल बी स्टैंडिंग आउट, एंड दिस इज गोइंग टू बी टफ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत पहले से काम करना है कि ये स्टैंडिंग आउट वाली चीज़ मसला ना हो। और आखिरी पॉइंट इस पे, इस वाली बात है ये कि ट्रस्ट मी, बच्चे जितना आपकी कन्वर्सेशन को एंजॉय करते हैं ना, दैट मे बी इवन बीट्स अ गुड मूवी। दे गेट एडिक्टेड टू योर कन्वर्सेशन, कि आप बैठे हैं और उनको जो है ना किस्से कहानियां सुना रहे हैं, और आप उनको इवन एनालिसिस करके दे रहे हैं। इवन मतलब वो हमारे अपने घर में ना, बस वो बहुत एक लंबा हो जाता है, अक्सर औकात जो है ना बहुत लंबा हो जाता है। रात को वी आर लेट इनटू इट, कि बस ये बैठे हुए हैं और आज नहीं इसके बारे में, और ये क्या और ये क्या। तो किड्स रियली एंजॉय कन्वर्सेशंस विद देयर पेरेंट्स, अगर आपको थोड़ी सी वो कन्वर्सेशन करनी आती है और आपको उनके इंटरेस्ट की चीज़ों के बारे में पता है। तो मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि दे माइट नॉट लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप वो बारबी वाला आर्टिकल पढ़ें और जाके बेटियों के साथ डिस्कस करें। अगर आपकी डिस्कशन घंटे से कम की हुई, मैं जुर्माना दे दूंगा। आपकी डिस्कशन होगी और वो नहीं छोड़ेंगे आप, वो कहेंगे नहीं ये तो ऐसे है, ये तो ये और ये, फिर आप उनको बताएंगे उसमें से कि नहीं ये आपको पता है फलानी स्टडी ये कहती है, फलानी चीज़ ये कहती है। तो ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम सेकंड लास्ट पॉइंट पे तो सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि हु टू वर्क ऑन। और मैंने पहले बताया था कि किस पे काम करना है। असल काम जो है ना बच्चे पे नहीं होना, असल काम हमारे ऊपर होना है। और जब हमारे ऊपर होना है तो उसको मैंने जो है ना थोड़ा सा इस तरीके से किया कि आई कॉल इट द रिलेशनशिप याहू। ठीक है, रिलेशनशिप याहू जो है ना, ये अगेन 5 वर्ड्स हैं। तो पहला जो है ना, या रिलेशनशिप किसके साथ, पहला आपका अपने साथ, तो आपका रिलेशन अपने साथ। तो थोड़ा सा इसको खोल के बयान किया, हमारे वो जो 3 से इसको 5 बनाया हुआ, सॉरी फॉर दैट। तो पहले अपने साथ, आपने अपने साथ रिश्ता मजबूत करना है। और अपने साथ रिश्ता मजबूत करने से क्या मुराद है? सो फॉर इंस्टेंस, मतलब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, मारफत नफ्स है, तस्किया नफ्स है, लेकिन बेसिकली अगर तो थोड़ा सा सोचें तो द एबिलिटी टू क्वेश्चन योर इंटेंशंस, ये काम मैंने क्यों किया है,
मैंने कुछ किया है, कुछ अच्छा काम किया है, मैंने क्यों किया, व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन। कहीं इसमें कोई शो ऑफ का एलिमेंट तो नहीं था, कहीं फलाने काम में कोई गुस्से का एलिमेंट तो नहीं था, कहीं फलाने काम में कोई जेलसी का एलिमेंट तो नहीं था, कहीं फलाने काम में कोई मुकाबले का किसी के साथ एलिमेंट तो नहीं था। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो वी शुड बी एबल टू क्वेश्चन आवर इंटेंशंस, should be able to question our behavior and we should be able to question our decisions। तो मतलब ये चीजें ना, हम इनको क्वेश्चन करने की एबिलिटी आ जाए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, अपने अंदर झांक सकें, ये अपने साथ रिश्ता बनाने वाली चीज है। ठीक है, तो वट एवर इट इज, वेदर इट्स द ड्रेस यू वेयर, वेदर इट्स द लैंग्वेज यू यूज, लेकिन ये आपका अपने साथ ताल्लुक है। तो पहली चीज, फिर उसके बाद आपका ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ। तो मतलब ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या अल्लाह ताला के राइट्स हैं टूवर्ड्स यू, और उसको वो करना। फिर इसी तरीके से आपका ताल्लुक अपने इर्द गिर्द माहौल के साथ, ठीक है, चाहे वो नेचर है, हैबिटाट आप उसको कह दें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द, तो उनके साथ आपका क्या है, चाहे वो चरिंद है, परिंद है, पानी है, दरख्त है, जो भी चीज़ है, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद देम। और फिर इसी तरीके से साथ अपनों के साथ, जिसमें कि फिर माँ बाप बहन भाई ये सारे आ जाते हैं, ये हमारे अपने हैं, इनके साथ हमारा रिश्ता। और फिर उसके बाद औरों के साथ, परायों के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, जिनके साथ कोई डायरेक्ट जो है ना सिला रहमी वाला ताल्लुक नहीं है उन, तो ये सारी वो जहते हैं रिश्तों की, जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जब हम ये काम करेंगे, इट्स नॉट वेरी इजी, लेकिन जब हम ये काम करेंगे, तो अगेन ये बहुत डिटेल्ड काम है, तो फिर क्या होगा, हमारा मिजाज बेहतर होगा, एंड दैट्स एक्चुअली प्री रिक्विजिट फॉर पेरेंटिंग। ठीक है, इसी तरीके से हमारा रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ अच्छा हो जाएगा, उनका दिल चाहेगा हमारे साथ बैठने का, उनका दिल चाहेगा हमें वक्त देने का। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा। और स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बेहतर होना अगेन एक कंडीशन है असल में सही पेरेंटिंग करने की। तो अगर आप चाहते हैं कि पेरेंटिंग आपकी अच्छी हो, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे। और फिर इसी तरीके से आप एक रोल मॉडल बनेंगे। जब आपने इस रिलेशनशिप याहू पे काम किया, तो फिर आप जो है ना अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होंगे। और मेन फाइनल बात यह है कि अपने बच्चे का पसंदीदा शख्स बनना हमारा एक गोल होना चाहिए। वी शुड रियली ट्राई एंड स्ट्राइव टू। और वो एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी वजह से ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि एक इंसान जो है वो अपने दोस्त के दीन पर है। तो अब ये हदीस हम सुनते थे ना, तो हम सोचते थे कि यार किसी तरीके से बच्चे के दोस्तों को चेंज करने की जरूरत है, यार इसके साथ नहीं इसके साथ, इसके साथ नहीं इसके साथ। ये कभी जहन में नहीं आया कि हम उसके दोस्त क्यों ना बन जाएं। अगर हम उसके साथ दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती का भी रिश्ता आ जाता है, तो वो हमारे दीन पे होगा, बस बात खत्म होगी। और यही हम चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो हम, ठीक है। तो एक्चुअली ये उस हदीस के उसमें अगर आप देखें तो इफ़ यू बिकम देयर फेवरेट पर्सन, थिंग्स गेट सो ईजी। अभी तो बहुत से घरों में हालात ये हैं कि आप बच्चों को, आप पेरेंट्स को ये नसीहत करनी पड़ती है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज़ पढ़े, तो आप प्लीज़ उसको नमाज का कहना छोड़ दें, इसलिए कि अगर आपने कहा तो उसने तो बिल्कुल नहीं पढ़नी। आप बेहतर है कि उसको मना करें नमाज से, तो उसे तो पढ़ना शुरू कर दें। ये हालात चल रहे हैं, ये रिबेलियन का लेवल आया हुआ है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे फिर वो ट्रस्ट वाली बात क्योंकि एक दफ़ा पहले आ चुकी है, तो इसमें ट्रस्ट, फिर इस सारे के नतीजे में यू विल गेन द एबिलिटी टू ट्रस्ट पीपल। फिर आप लोगों को ट्रस्ट कर सकेंगे। तो फिर आपके जो वो लोगों के ऊपर शक जो है ना, उनके इखलास पे शक करना, उनकी एबिलिटीज़ पे और उनकी नीयत के ऊपर और उनकी फितरत के ऊपर, वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके नतीजे में और क्या होगा, इसके नतीजे में आप जो है ना एक बड़े ही सब्र वाले और बड़े ही एम्पावर करने वाले टीचर बनेंगे अपने बच्चों के। तो आप में से ये टॉन्टिंग निकल जाएगी, गालियाँ देना शाना, ये उसको बिलिटल करना और इस किस्म की चीज़ें, ये सब निकल जाएंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो ये बात बताई है, ये जो हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। क्या चक्कर है कि हम इस हदीस को बच्चों पे अप्लाई नहीं करते? क्या वो मुसलमान नहीं है? मतलब क्या ये हदीस हमें ये नहीं बता रही है कि हमारी ज़बान से जिसका सबसे ज़्यादा, शायद सबसे ज़्यादा महफूज रहने का हक है, वो तो हमारी औलाद है ना? तो वो मतलब महफूज होने चाहिए। वाई आर वी बिलिटलिंग देम, वाई आर वी कंटिन्यूसली अब्यूजिंग देम, टॉन्टिंग देम, ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से हम फिर अपनी बातों के ज़रिए, अपनी कंपनी के ज़रिए असल में उनको स्टिमुलेट कर रहे होंगे। हम उनको स्टिमुलेट कर रहे होंगे, इनके माइंड्स को उनको स्टिमुलेट कर रहे होंगे सोचने के लिए, दीन के बारे में सोचने के लिए, उन चीज़ों के बारे में जो कि नॉर्मल लोग नहीं भी सोच रहे होते। तो इसी तरीके से हमें पॉजिटिव इंकरेजमेंट आएगी और हम
जब हम ट्रस्ट करने के काबिल हो जाएंगे बच्चों को अपने, तो हम उनको एंट्रस्ट भी करेंगे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी से मेच्योरिटी आती है। तो अगर एक बच्चे में आप देखते हैं कि मेच्योरिटी है और दूसरे में नहीं है, तो मोस्ट लाइकली जो फ़र्क है वो यही है कि एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंट्रस्ट किया गया और दूसरे को नहीं किया गया। और इसी तरीके से आपको एक अटेंटिव कंपेनियन होना चाहिए अपने बच्चे का, जिसका मतलब ये है कि कंपेनियनशिप में जो है ना, ये एक इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। और आप लोग क्या फील करते हैं, क्या ये चीज़ कम नहीं होती जा रही है? मतलब माँओं के लिए भी, बापों के लिए भी अपने बच्चों को हग करना, किस करना मुश्किल होता चला जा रहा है। कुछ अजीब अजीब सा मामला है। उनकी बात सुन सकना तवज्जो से। इसी तरीके से बच्चों के अंदर आपकी एक फेवरेटिज्म का इशू होता है पेरेंट्स के अंदर, जिससे बहुत सख्ती से मना किया गया है। और फिर इसी तरीके से बच्चों के साथ उनके लेवल पे उतर के आ जाना है। अब एक हदीस बयान की गई है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह के छोटे भाई थे उमैर, अबू उमैर, और उनका जो है ना वो स्पैरो, उनका एक चिड़िया फौत हो गई थी। और हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते हैं और पूरी तवज्जो से उससे कहते हैं कि जी सुनाओ, वो माजरा सुनाओ, क्या हुआ था तुम्हारी चिड़िया के साथ। अब जस्ट इमेजिन कि एक एडल्ट जब इस किस्म का इंटरेस्ट लेता है एक बच्चे की चीज़ में, तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी बच्चों के साथ उनके लेवल के ऊपर जाकर बात कर सकें। तो अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बनना। और अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, एंड दिस इज़ आई वुड से द मोस्ट डिटेल्ड, मे बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट, और जिस पे सबसे ज़्यादा काम होने वाला है। तो आज तो सारा नहीं हो सकेगा, लेकिन तो व्हाट आर द ग्रेटर गोल्स? मैंने कहा था ना कुछ ग्रेटर गोल्स है, सो व्हाट डू वी वांट टू अचीव? तो मैंने इसको ना आसान कर दिया, और मैंने आसान करके इसका नाम आसान रख दिया। तो एक्चुअली वाकई बहुत सोच विचार के बाद, बहुत से भाइयों के साथ डिस्कस करने के बाद हम इस बात पे इत्तेफाक किया कि 4 गोल हैं हमारे। आसान, पहला अकीदा, दूसरा सकतुल नफ्स या सेल्फ रिस्पेक्ट, तीसरा अकलिया, और चौथा नफ्सिया। अगर ये 4 गोल आपने डेवलप करने के अपने बच्चे में रख दिया कि मैंने ये 4 डेवलप करने हैं, और इस पे आपने कुछ काम कर दिया, तो आप समझिए कि बस आपकी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। अब क्या कंपोनेंट्स हैं, मैं थोड़ा सा पहले क्विकली, फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाके एंड देन वी फिनिश। तो क्विकली अगर मैं कहूँ तो अकीदा में यू हैव टू आंसर दी अल उक्ततुल कुबरा, द मेन क्वेश्चंस, कि भाई हम कहाँ से आए हैं, हमको इस चीज़ की क्लैरिटी होना, हम किधर से आए हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमसे पहले कौन था, अल्लाह ताला था नहीं था, कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ। दिस इज दी अकीदा डिस्कशन वी नीड टू हैव। ये वो चीज़ है जो कि आपके बच्चे को इतना एम्पावर करेगी कि अगर खुदा ना खास्ता इवन वो बीच में कहीं भटक भी गया, तो ये चीज़ वापस लेके आती है। तो अकीदा डिस्कशंस, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे तरीकुल ईमान, यानी कि हाउ शुड ए मुस्लिम एक्चुअली कम टू दिस बिलीफ, ठीक है। तो इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट। तो ये डिस्कशंस के इंटेलेक्चुअली, प्रूफ ऑफ गॉड, प्रूफ ऑफ मैसेंजर्स, प्रूफ ऑफ कुरान, ये अकीदा, कोर अकीदा डिस्कशन, कि उसका इस्लाम जो है वो इंटेलेक्ट की मजबूत फाउंडेशन के ऊपर खड़ा हो, ना कि चांस या इमोशंस या मिमिकिंग की वीक फाउंडेशंस के ऊपर। और इसी तरीके से कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अगर आपने बना दिया, तो आपने उनको वाकई सुपरमैन और सुपर वुमन बना दिया, और वो कार्टून कैरेक्टर नहीं, ट्रू में सुपरमैन, यानी आपने सहाबा और सहाबियात के बराबर बना दिया। व्हाट आर दोस? वो क्या है? तो वो खासकर ये कदा वल कदर का कॉन्सेप्ट। तो मैं थोड़ा सा अगर इसको इस तरह कह लूं कि आप सोचें रिस्क के फिक्स्ड होने का कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे को, और ये हैमर इन करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपके पास टाइम है भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा तो आपको 0 पे यूजुअली मिलता है, और 15-16 साल तक तो आपके पास ही होता है, तो इतना टाइम ही नहीं लगता। लेकिन आपने रिस्क के फिक्स्ड होने का, अजल के फिक्स्ड होने का, पहले से तय होने का, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू ताला के ऊपर तवक्कल करने का हर चीज के लिए, अल्लाह ताला का मुसब्बल असबाब होने का, ये कॉन्सेप्ट्स आपने हैमर इन करने। और फिर कमाल ये है कि आपने हैमर इन करने के साथ साथ हुक्म शरई भी ऐसे हैमर इन करना है कि वो फेटलिस्ट ना बन जाएगा, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करता, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो फिक्स्ड है। दिस इज द चैलेंज एंड दिस इज डूएबल, एंड वंस यू डू इट रियली यू प्रोड्यूस सुपरमैन एंड सुपरवुमेन। तो ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। दूसरी चीज जो है ना वो ये सेल्फ एस्टीम वाली हो गई, और वो भी इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में मैं भी बताता हूँ कि सेल्फ एस्टीम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में क्या मुराद है। तीसरी चीज जो है ना वो है अकलिया, यानी यू हैव टू डेवलप देयर इंटेलेक्ट। और इंटेलेक्ट में क्या, तो बेसिक फिक पता होनी चाहिए, नहीं पता होना चाहिए क्या हलाल है क्या हराम है। अगर आपने बताया ही नहीं कि कौन से कपड़े पहनना जायज़ है और क्या चीज़ खाना जायज़ है, और ये आपने इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा,
और कि लड़का जो है ना लड़की के साथ बैठ सकता है तन्हाई में और फ़ोन और मैसेजिंग कर सकता है कि नहीं, अगर नहीं बताया तो बस। फिर इसी तरीके से बेसिक सीरा, ठीक है, सीरा की डिस्कशन घर के अंदर बहुत पहले शुरू होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने जो है ना ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में उनको डेवलप करना है, आपने उनको लाइफ स्किल्स में डेवलप करना है, ठीक है। और लाइफ स्किल्स में खासकर जिनको आजकल लाइफ स्किल्स कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग उनको आए, उनको पता हो कि कैसे आर्ग्यू करना है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, क्रिएटिविटी क्या है, और फिर कुछ सर्वाइवल स्किल्स भी। और ख़ास तौर पे मैंने 3 यहाँ पे सर्वाइवल स्किल्स लिखे हैं जो कि सुन्नत के अंदर है, हदीस के अंदर है कि एक मुसलमान बाप के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को सिखाए। और आजकल वो स्किल्स क्या हैं, वो ड्राइविंग बन जाती है, उस ज़माने में घुड़सवारी थी, आप इन एडिशन टू दैट घुड़सवारी भी सिखाएं। लेकिन आजकल जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि वो गाड़ी है तो आजकल गाड़ी चलाना आना चाहिए हर एक। इसी तरीके से स्विमिंग है, और इसी तरीके से उस ज़माने में अगर आर्चरी थी तो आज जो है ना उसका नेमल बदल जो है वो शूटिंग है। और आखिरी पॉइंट इसमें आसान का जो फ्रेमवर्क है, उसमें आपने अक्लिया डेवलप करने के साथ साथ उनका नफ्सिया डेवलप करना है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अक्लिया, उसकी वजह भी है। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मेरी तकरीबन 2-2 घंटों की ट्रेनिंग्स हैं और आर्टिकल्स भी। आर्टिकल्स तो मैं शेयर कर दूंगा, ट्रेनिंग्स के लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर हम इंशाल्लाह इसको मॉड्यूल्स की शक्ल में भी करेंगे। नफ्सिया इज वेरी निगलेक्टेड आज के ज़माने में, क्योंकि सारा फोकस इंटेलेक्ट पे, सारा फोकस इस बात पे कि किसी तरीके से दिमाग का ढकना खोलें और चीज़ें अंदर डालते जाएं, दिमाग का ढकना बंद करें, फिर उसके बाद हैरान हो कि ये अकॉर्डिंगली बिहेव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि नफ्सिया जो है ना बड़ा अंडररेटेड है। अब मैं बताता हूँ आगे चल के क्विकली। तो अगर हम अकीदे की बात करें कि स्ट्रेंथन कैसे करना है अकीदा, तो जैसे मैंने कहा आपका सिलेबस तो बस वो दारुल अरकम वाला सिलेबस होना चाहिए। और वहाँ पे क्या डिस्कशंस होती थी, वहाँ पे यही डिस्कशंस होती थी, रिज़्क की, अजल की, कदा की, ये डिस्कशंस थी वहाँ की, प्रूफ ऑफ अल्लाह की, प्रूफ ऑफ मैसेंजर्स की, ये वो डिस्कशंस थी। इसी तरीके से कि आप वो एक कंपटीशन उनका होना चाहिए, ठीक है, और विजन होना चाहिए उनका आखिरत के लिए, ठीक है। तो ये आखिरत को ऐसे इंट्रोड्यूस करना जैसे कि ये एक रियलिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो और ये करने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि, अब मैं कह रहा हूँ फिर से, फेमिनिज्म एक बहुत बड़ा फितना है हमारी बच्चियों के लिए, बल्कि असल में तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा फितना है। तो हमें फिर पता होना चाहिए कि जी असल में है क्या, कैसे, क्यों इतना अट्रैक्टिव है, मसला क्या है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, वी आर नॉट रियली रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न थॉट्स की रेफ्यूटेशन है, इसमें हमें थोड़ा सा पता अपना रखना पड़ेगा, और वो इसमें फिर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको सेल्फ एस्टीम की कही। पहले तो सेल्फ एस्टीम जो है ना, अगर मैं इसको उर्दू में कहूँ ना तो खुदी, हम सारे जानते हैं ना इकबाल की खुदी की, मैं मेरी कोई वैल्यू है, कुछ मैं हूँ, ठीक है। अब दूसरे की सेल्फ एस्टीम, अब माँ बाप का काम ये है कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके अंदर बहुत हाई सेल्फ एस्टीम होती है। वो जब जब कोई चीज़ मांगता है तो बहुत ताकत से मांगता है और बड़ा रोना करता है उसके ऊपर, लेकिन फिर ओवर टाइम जो है ना वो सेल्फ एस्टीम को ख़त्म करते चले जाते हैं। और फिर सम हाउ एक ख़ास एज पे उसके अंदर सेल्फ डाउट्स आ जाती हैं, उसको लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरी शक्ल भी ठीक नहीं है, मेरा कद भी ठीक नहीं है, मेरा रंग भी ठीक नहीं है, मेरा इंटेलेक्ट भी ठीक नहीं है, मेरे इमोशंस भी ठीक नहीं है, हर चीज़ के मामले में डाउट। और वर्स्ट केस में खुदकशियों की तरफ बात जाती है, डिप्रेशन की तरफ बात जाती है, एंड दिस इज ऑल टू कॉमन, ठीक है। अगेन बहुत डिटेल्ड आर्टिकल है विद ऑल द स्टेटिस्टिक्स, विद ऑल द रेफरेंसेस टू स्टडीज, 8 पेज का शायद या 7 पेज का वो आर्टिकल है, मैं अगेन शेयर करूंगा, बहुत डिटेल के अंदर। ये सब क्यों होता है? एक बड़ी वजह इस सब की ये है, मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं तो, आप मुझे बताएं कि इस जमाने में, आज के वक्त में, अगर किसी बच्चे के साथ रियली कोई प्रॉब्लम है, इस तरह शुरू करते हैं, रियली, मिसाल के तौर पे रियली उसका बाजू नहीं है, रियली उसकी टांग नहीं है, रियली जो है ना वो 4 दफा अटेम्प्ट कर चुका है लेकिन उसके ग्रेड नहीं आते, इसलिए उसको अंग्रेजी नहीं समझ में आती, व्हाटएवर, रियली कोई प्रॉब्लम, क्या उसका सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट रह सकता है? छोड़ेंगे उसको उसके क्लास फेलोज, उसके चाचा मामू खाला, उसके अपने माँ बाप, उसके दादा इस छोड़ेंगे उसको, मतलब, या नहीं? मुश्किल है ना बहुत। दैट्स द प्रॉब्लम। ये जो कनेक्शन हमने कर दिया है सेल्फ वर्थ का, किसी की कीमत का, किसी की वैल्यू का, उन चीजों के साथ जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है,
ह्यूज प्रॉब्लम। यहीं से वो सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, बॉडी शेमिंग, बॉडी इमेज, ये वो सारी चीज, यहीं से फिर आगे जल के वो चीज निकलती है कि नहीं मैं तो फील करता हूँ कि मैं तो लड़का हूँ ही, मैं तो लड़की हूँ, मैं ये ऐसे वैसे, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन माय बॉडी। ये सब यहां से हो रहा है कि आपने सेल्फ वर्थ को इतना डिपेंडेंट बना दिए एक्सटर्नल किस्म के क्राइटेरिया पे, जो लोगों के बिलीव्स हैं और जो लोग कैरी कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपके लिए जो चीज वैल्यूएबल है, उस वैल्यू में वेस्टर्नर्स का मसला ये है कि वो कहते हैं जी कि जी जिंदगी है, लाइफ स्पैन है, और फिर उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कि हमें हमारे साथ अच्छी हो गई, हमारी लक थी, और कुछ थी हमारी जो बैड लक थी, एंड दैट्स इट, इक्वल टू जीरो। तो जिसके साथ ज्यादा अच्छा हो गया, जिसने लॉटरी जीत ली है, वो जबरदस्त। इलन मस्क जबरदस्त, बिल गेट जबरदस्त, कोई एक्ट्रेस है, कोई मॉडल है, बड़ी जबरदस्त, ये उसकी किसी की जेनेटिक लॉटरी निकल आई है, किसी की क्या, किसी की क्या, और बाकी लोग जो है ना खुदे लाइन लग गए, बाकी जाओ बस खुदकुशियां करो। हम ये बताते हैं, हम समझते हैं कि जी मुसलमान का कमाल ही ये है कि दोनों चीजें, ब्लेसिंग्स पे भी वो शुक्र करता है और टेस्ट पे भी वो शुक्र करता है। और टेस्ट पे क्या शुक्र करता है कि अल्लाह ताला आखिरत में दर्जात बुलंद करेगा, आखिरत के लिए जो ना मकाम बन गया। क्यों ये सब कुछ मुमकिन है? इसलिए कि हमारी इक्वेशन में इज इक्वल टू आखिरा भी है और उनके लिए इट्स इक्वल टू जीरो है। तो ये मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप सेटबैक के साथ डील नहीं कर सकते। एक बंदे की ब्रेकअप हो गया है, बीवी के साथ जो है ना खत्म, कैसे वो रिकवर करेगा इस चीज से? एक बंदे की चोरी हो गई है, एक बंदा फेल हो गया है, वो कैसे करेगा? इट्स रियली इम्पॉसिबल। एक बंदा है, उसको लाइफ मतलब टेकिंग, उसकी फेटल डिजीज हो गई है, वो क्या कहते हैं बाहर? वो कहते हैं जी बस हमें मार दें, बस हम अब इस तकलीफ शकीफ से नहीं गुजरना चाहते, वैसे भी बस मार दें, दैट्स व्हाट दे से। हमारे लिए, हमारे ज्यादातर लोग सख्त से सख्त बीमारी में भी यार शुक्र है अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है, माफी तलाफी का मौका दे दिया है, तौबा का मौका दे दिया है। इट्स टोटली डिफरेंट पैराडाइम। तो ये पैराडाइम जो है ना अपने बच्चों के अंदर डालने की जरूरत है, और इसके लिए नफ्स को समझना पड़ेगा, नफ्स की ख्वाहिशात को, नफ्स की चालों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और फिर थोड़ा सा हमें अपने बच्चों के साथ जो खासकर जो इबलीस की कहानी है, जैसे कुरान में बयान हुई, और उसमें जो पॉइंट है कि वो मसजूदे मलाइक का जो कॉन्सेप्ट है कि उसको सजदा करने पे, अल्लाह को सजदा करने पे एतराज नहीं था, अल्लाह को सजदे करता था, और अल्लाह के कहने पर मलाइका को, सॉरी, अल्लाह के कहने पर इंसान को, आदम को सजदा करने पे एतराज था। व्हाट डज दैट शो? कि वो जो अल्लाह को सजदे कर रहा था, वो अल्लाह की अतात में कर रहा था। अगर वो अल्लाह की अतात में कर रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, तो फिर उसको क्या मसला है जब वही अल्लाह उसको कह रहा है कि आदम को सजदा करो? आई गेटिंग द पॉइंट? यानी अगर अल्लाह, अब हमारे लिए भी सोचने की जरूरत है कि हम भी बहुत सारे सजदे कर रहे हैं और बहुत सारे सजदे छोड़ भी रहे हैं। इट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन कि हम अपने आप से पूछें और सोचें, और हम अपने बच्चों में ये चीज डालें कि वो जो सजदे हम कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस तो नहीं है। और जब मामला जरा सा सख्त होता है, जहां पे दिल नहीं मानता, तो फिर हम भी जो है ना इबलीस वाली रविश पे आ जाते हैं कि नहीं ये वाला नहीं करना, ये मुश्किल है, छोड़ो, ये मैं नहीं, वो वाला ठीक है, वो भी ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता। तो नमाज वाला भी ठीक है, रोजे वाला भी, हज वाला भी, लेकिन बाकी कुछ जो है ना ये मेरे उसके नहीं है, मुताबिक नहीं। दैट्स द इशू। और आप सोचें कि अगर ये बचपन से किसी में इनकलकेट कर दिया जाए, तो फिर मैं कहूँगा क्या वो सुपरमैन नहीं होंगे? वो बच्चे की उनको ये क्लैरिटी हो, उनको परवाह ही नहीं इस चीज़ की। जब ये बात आए फौरन अकीदा लें, रिस्क तो फिक्स है जी, कोई मसला नहीं, अजल तो फिक्स्ड है, कोई मसला नहीं, मैं तैयार हूँ करने के लिए। एंड दिस इज व्हाट सहाबा वर। सहाबा इजी कॉन्सेप्ट्स का मजमुआ थे ना, दैट्स देयर स्ट्रेंथ। और तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारे 6 फुट के थे, 8 फुट के थे, वो सारे बॉडी, दैट्स नॉट द केस। इट्स द कॉन्सेप्ट्स व्हिच मेड देम स्ट्रांग। और हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बच्चों के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स डालें। अगर हमने लेटर लाइफ में एक्वायर किए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम सही टाइम के ऊपर डालें। और फिर इसी तरीके से उनके लिए अच्छी कंपनी का होना, और फिर यहाँ पे मैंने दोबारा से वो ड्रेस की बात की है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चों की सेल्फ एस्टीम बहुत नीचे चली जाती है।
क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है एक्सरसाइज नहीं होगी, आप डीमोटिवेटेड होंगे, आपकी सेहत भी ख़राब होगी, आप फैट जो है ना ओबीस होने लगेंगे, सारे वो सारा कुछ आपके हाथ में है, उसको आपने जितना कंट्रोल कर सकते हैं करना है। एक्सरसाइज नहीं करते, टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी के अंदर, डिप्रेशन होती है, सनशाइन में नहीं जाते, विटामिन डी की कमी होती है। आधी से ज़्यादा बीमारियों में एक रीज़न जो है विटामिन डी की कमी है। और पाकिस्तान के लिए WHO की जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर किसी के अंदर सिम्टम्स हैं तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट विटामिन डी देना शुरू कर दें। इसलिए कि तकरीबन कोई 70 से 80% लोगों को पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी है। ये बड़ा काउंटर इंटुइटिव है, मुझे पता है, लेकिन इस वक्त इस कमरे में बैठे हुए अगर लोग कराएं तो अगर 20 लोग बैठे हुए हैं तो 14 का 15 का जो है ना वो कम आएगा और 4-5 का बस ठीक होगा। तीसरी चीज़ जो उस बताया तो अक्लिया को डेवलप करना है, ठीक है? तो इंटेलेक्ट के ऊपर काम करना है और इंटेलेक्ट के अंदर उस पर भी कुछ बताया कि उनको हमने बताना है क्या हलाल है, क्या हराम है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, किस चीज़ की इजाज़त है, किसकी नहीं है। फिर कुरान का सिखाना, फिर ये जैसा मैंने बताया वहाँ पे ये लाइफ स्किल्स का सिखाना, सर्वाइवल स्किल्स का सिखाना और एकेडमिक एक्सेलेंस के ऊपर भी तवज्जो देना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लास्ट पॉइंट नफ्सिया। इस बात को समझाने के लिए ना ये एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके ख्याल में ड्राइविंग सीखना कोई बहुत आसान काम नहीं है ना? हालांकि ड्राइविंग के असूल सीखने में कि जी ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये क्या कहते हैं एक्सेलरेटर है, ये गियर है, कितनी देर लगती है थ्योरी सीखने में? थ्योरी सीखने में कितनी देर लगती है? 10 मिनट लग जाएंगे, चलें घंटा लगा दें, दिन लगा दें। लेकिन उसको खासकर मैनुअल गाड़ी को, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल गाड़ी को सीखने में कितना टाइम लग जाता है ऑन एवरेज एक 17-18 साल के बच्चे या बच्ची को? आराम से कुछ टाइम, हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाते हैं ना कि कंफर्टेबली आप भी कहें कि जी अब वो झटके लगते हैं गाड़ी बंद से। वाई इज इट कि थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ जाते हुए इतना टाइम लगता है? कभी सोचा आपने? सो देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन, और वो ये है कि थ्योरी जो है ना वो अक्लिया है। तो अक्लिया को आप इस वक्त ऐसे देखें कि एक डेटा बेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी कि ये ऐसे है तो ये करना है, ऐसे है तो ये करना है। अब जब रियल टाइम में वो करना पड़ता है तो आपको सोच कर करना पड़ता है कि अच्छा कोई सामने आ गया है, अच्छा जब कोई सामने आ जाए तो क्या करना था, कौन सी कमांड लगानी थी? ब्रेक की कमांड लगानी थी, और ब्रेक की कमांड के साथ क्लच की भी कमांड है, ये आप कर रहे हैं, ठीक? You are doing it through akliya, and that's why it takes time and it's error prone. तो इसकी मिसाल ये है कि एक इंसान है, उसके सामने आप जब जब कोई चीज रखें खाने की तो वो सोचे कि अच्छा ये हलाल है, ये हराम है, ये मैं खा लूं, ये ना खाऊं, क्या करूं, और फिर वो किसी न किसी दिन कहते चलो मैं खा लेता हूं। इससे बहुत बेहतर है, और आप मानेंगे कि हमारे माशरे में शायद ही कोई ऐसा शख्स मिले जिसको के सूअर खाने का शौक हो या जो डरता हो कि कहीं जो है ना कभी मेरे सामने सूअर रखा जाए तो मैं खा लूं। ऐसे ही कोई भी नहीं होगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलेगा कोई। वाई? क्यों? वो सूअर की जो खाना है जो उसके सामने ला के रखा जाता है, तो क्या वो ये अकलिया वाला प्रोसेस करता है या बस फौरन रिजेक्ट कर देता है? इसके मुकाबले में सूअर से हटके सूद पे आ जाएं तो मुश्किल हो जाता है बहुत। बहुत से लोग जो हैं जब कोई ऑफर आती है कि जी ये मिल रहा है और इससे आप ये ले सकते हैं और आप गाड़ी खरीद सकते हैं, फिर वो सोचने लग जाते हैं अच्छा नहीं तो फिर कैसे ये हलाल हो भी सकता है, अगर मैं ऐसे कर लूं तो ये जायज होगा, नहीं तो ये कर लूं, और फिर कभी ना कभी दे फॉल प्रे टू इट। वाई? जो सूअर से नफरत है वो नफ्सिया का हिस्सा बन चुकी है, और जो सूद वाली हुर्मत है वो अकलिया लेवल के ऊपर है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर नफ्सिया। तो जो सूअर वाली नफरत है वो एक्सप्लेन होती है उस ड्राइविंग से जो कि आप महीने बाद कर रहे होते हैं। आपके हाथ में, एक हाथ में मोबाइल हो, दूसरे हाथ में बर्गर हो, ठीक है, गाने ऊंची आवाज में गाड़ी में लगे हों, फिर भी कोई मसला नहीं है, और शुरू में दोनों हाथ आपने स्टीयरिंग पे रखने हैं, और फिर भी जो है ना ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी कभी बंद हो जाती है, क्लच से पांव उठाते हैं तो गाड़ी झटका खा रही होती है। that's the difference. So what we should aim at with our children is not just to develop their aqliya but to develop their nafsiya, कि किसी तरीके, फिर से नफ्सिया क्या है, उनकी जो चॉइसेस हैं, उनकी जो पसंद है वो इस्लाम के मुताबिक हो जाए। सो नेचुरली उनको हर हराम से नफरत
और हर फर्ज से मोहब्बत हो जाए, तो मस्जिद जाने में उसको मजा आए। और मैं फिर कह रहा हूं, सोचें आप, ये हमने अचीव किया है सूअर के मामले में। सोसाइटली हमने उनको रेस किया, दे ऑल जस्ट हेट दैट एनिमल। अगेन मेरी वो 2 साल की बच्ची है, उसको भी अभी समझ आने लग गई है कि यार ये जो है ना, ये वाली जो तस्वीर है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है, इस जानवर में कुछ है, ठीक है। और बाकी सारों को वो बड़े प्यार से, तो एंड दैट्स व्हाट वी वांट। ये हमने किया ना, तो उसकी जिंदगी आसान कर दी। यही नफरत उसको अगर बाकी मुहर्रमात से डाल दी जाए, दैट्स डेवलपिंग द नफ्सिया। एक्चुअली ये डेवलपिंग नफ्सिया। और ये करने के लिए क्या करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा रेपिटेशन, ये 2 चीजें हैं। सो इट्स एक्चुअली देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ रेपिटेशन, और कि बार बार आप कर रहे हैं, जिसको मैंने फिर यहाँ पे डिसिप्लिनिंग कहा। तो इफ यू स्टार्ट वेकिंग देम अप फॉर फजर एट एज 7, तो बाय 10 नहीं तो बाय 12, बाय 12 नहीं तो बाय 15 बस आदत बन चुकी होगी। लेकिन अगर आप करते ही जाके कहीं पे पहली बार आपको ख्याल लेट से 10 साल पे आया या 15 साल पे आया, बस फिर शायद वो एक लंबी स्ट्रगल बन जाएगी। तो ये है। और फिर बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हमारे बच्चे मोहब्बत करने लगे हैं। सो हमारे बच्चे इंडिविजुअलिज्म से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं मेरा अपना कमरा होना चाहिए, तो मेरा अपना मोबाइल होना चाहिए, तो मेरी अपनी फलानी चीज़ होनी चाहिए। बहुत किस्म के इंडिविजुअलिज्म है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हेडोनिज्म, ठीक है, कि बस ये प्लेजर्स को के पीछे जाना, कि मुझे इस चीज़ का शौक है, मुझे ये क्यों नहीं लेके देते और मैं ये क्यों नहीं कर। और फिर ये फेमिनिज्म की मैं बार बार बात कर रहा हूँ। नेशनलिज्म, ठीक है, अभी 14 अगस्त आ रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इफ़ दे रियली लव कि हम झंडियाँ झंडियाँ लहराएं, दैट्स अ बिग इशू। ये आपको भी सोचना है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं। तो recap, and then inshallah we are done. तो recap again, why bother? I hope कि वो सारे spoilers clear हो गए हैं, जो कि अगर हम bother नहीं करेंगे, और वो जो reason है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला का हुक्म है कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को बचाओ आग से, तो that should be why enough for us. How much to bother? तो लिमिट्स भी बड़ी क्लियर हो गई कि भाई हम जो है ना, हमारे हाथ में एक हद तक है, बाकी अल्लाह सुब्हानहू ताला की फिर कदा है कि वो क्या चाहता है। तो अगर हमने अपना पूरा कर दिया, तो और उसके साथ हम अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगें, दैट्स ऑल वी कैन डू। कब स्टार्ट करना है, तो एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे मैंने वैसे एज अर्ली एज पॉसिबल लिखा होता था, तो वो भाइयों के उससे मैंने कहा ये ना हो कि कोई कहे कि जी मैं वक्त में पीछे जाके दोबारा से कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए एज सून एज पॉसिबल। तो अभी भी शुरू कर दें तो ठीक। वेयर टू इम्प्लीमेंट, तो होम एज द रेस्क्यूअर। तो रेस्क्यूअर्स जो है वो सारे बताए कि घर के अंदर क्या करेंगे, तो फिर आप जो है ना रेस्क्यू कर सकते हैं। और किस पे काम करना है, तो अपने आप पे काम करना है, वो भी पर्टिकुलरली द रिलेशनशिप याहू की बात हुई। और आखिर में जो ग्रेटर गोल्स थे वो आसान थे, अकलिया था, सॉरी अकीदा था, सेल्फ एस्टीम था, अकलिया था, नफ्सिया था। तो ये 4 चीज़ें अगर हम डेवलप करते हैं, दैट्स द कंप्लीट फ्रेमवर्क, जिससे कि आप अपने बच्चों की जो दुनिया है और आखिरत है, इंशाल्लाह उसको सेव करने में अपना जो रोल है वो अदा कर सकते हैं। इसके बाद इन्हीं चीज़ों को डिटेल में विद एग्जांपल्स, विद एक्टिविटीज़, विद सम रीडिंग मटेरियल मैंने इंशाल्लाह ऑनलाइन करने का इरादा किया है। कब तक वैसे स्टार्ट हम करेंगे, आपके ज़हन में है कुछ? अच्छा, मतलब हम डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे जहन में यही जो यहाँ पे डिस्कस हुआ, ये इसी के अंदर, इसी सारे के ऊपर 10 मॉड्यूल्स हैं। इरादा ये है कि मे बी घंटे एक का ऑनलाइन सेशन हुआ करे पर वीक, 10 वीक्स तक जाए, ठीक है। रिकॉर्ड भी कर लेंगे, अगर कोई मिस करता है तो वो फिर उस रिकॉर्डिंग को भी देख सकेगा। और कोई ऑनलाइन मोड हम करेंगे, और मोस्ट लाइकली किसी वीकेंड के ऊपर रखा जाए, मतलब वीकेंड्स के ऊपर हुआ करेगा, वन आवर का सेशन। एंड अगर क्यू एन ए कोई अटेंड करता है, तो ज़ाहिर है डिपेंडिंग ऑन हो सकता है आधे घंटे का क्यू एन ए भी हो जाए। तो ये इरादा है। तो जो लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स हम लेते हैं, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो है ना, ये पेरेंटिंग वाले QR कोड को अगर स्कैन करेंगे, तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, जिस पे कि हम ये डिस्कशन करेंगे कि वो किस दिन रखना है, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है, कब शुरू करना है, ये सारा कुछ उस पर इंशाल्लाह होगा। तो और ये जो है इस तरफ मैंने जो दिया हुआ, ज़्यादातर भाई मेरे ख्याल में इस पर मौजूद है। ये मेरा एक और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके ऊपर मैं जो आर्टिकल्स लिखता हूँ और जो टॉक्स देता हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग्स, जैसे आज भी अगर ये हुई है, तो वो सारा मैं शेयर करता रहता हूँ। कुछ पोस्ट्स वगैरह बनाता हूँ, खासकर उसमें जो पेरेंटिंग से रिलेटेड सिर्फ हैं, वो तो वहाँ पे भी जाएंगी, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो अदर देन पेरेंटिंग चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होती रहती है। तो आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट फ्रॉम माई साइड।
जज़ाकल्लाह खैर सबका। और अब जो है ना हम क्वेश्चन आंसर्स जितना भी टाइम भाई अलाउ करेंगे तो अब हम इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आंसर्स का कर लेते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ स्टफ रियली, इट्स अ लॉट ऑफ स्टफ आई नो। बल्कि मैं मतलब मुझे अगर आप लोग समझते हैं कि ये टू मच हो गया तो फिर भी मुझे बताएं ताकि मैं क्या किया जाए फिर ना इंट्रोडक्टरी उसको। लेकिन आई रियली वांटेड टू गिव एन ओवरव्यू, और मैं चाहता था कि कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए कि यार इट्स डूएबल, ये मतलब अचीवेबल है, हम ये कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। 10 घंटे की इन्वेस्टमेंट मैं आपसे मांग रहा हूँ ऐसे, मतलब इंशाल्लाह ये 10 घंटे की इन्वेस्टमेंट के बाद ना आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी क्वेश्चन दैट यू वोंट बी एबल टू आंसर योरसेल्फ। अच्छा जाहिर बात है कि स्पेसिफिक्स तो Q&A में डिस्कस होते ही हैं। एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जी, अब फलाना है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बच्चा ये कर रहा है, क्या करना चाहिए, इसकी क्या वजह है, तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन ये तो बंद हो चुका होगा ना पहले ही किसी टाइम, अभी भी चल रहा है? अच्छा चलें, तो फिर इसको मेरे ख्याल आप बंद कर लेते हैं ना।